कि अब इंदिरा गांधी इज नॉट अलाइव। जब उन्होंने फाइनली देखा कि अब रिवाइवल के चांसेस नहीं है, इतना कमोशन हो चुका था और तब तक पब्लिक बाहर इतनी खड़ी आ चुकी थी, मीडिया सब वहाँ घुस गया था। भंवरी देवी हत्याकांड, वो केस जिसने राजस्थान की सियासत में उस वक्त काफ़ी ज़्यादा भूचाल मचाया। तत्कालीन सरकार के कई नेता भी उसमें शामिल रहे। लहर को रोक करके पुलिस की मदद से उन्होंने वहाँ पे नीचे से जो कुछ भी मिला हड्डी, वो सारी हड्डियाँ इकट्ठी करके ले आ रहे थे। तो छोटे छोटे जार्स में काफ़ी हड्डियाँ थी। आरुषि तलवार मर्डर केस, एवरी डे ऑलमोस्ट फॉर 1 or 2 hours शी इज ऑल अलोन विद द एमरस। क्या आपको लगता है कि इंडिया में लॉ रिफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली क्रिमिनल लॉ? देखिए, ऐसा है, पुलिस को ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। कोर्ट को भी ये नहीं कहता भी इसने क्राइम नहीं किया है इसलिए हम छोड़ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन कुड नॉट प्रूव। जिस तरीके से क्रूअल्टी की जाती है, बर्बरता की जाती है और टुकड़े किए जा रहे हैं 30, 40, 50, उसमें से कुछ ऐसे मर्डर हो सकते हैं जहाँ पे उसका इतना अपमान ज़्यादा हुआ हो कि वो सोचता है कि रिवेंज इज ए रिवेंज, उसका डीप इतना उसके दिमाग में हो जाता है कि वो टुकड़े कर दिए और कर दिए। तो साइकोपैथ जो होते हैं वो सीरियल मर्डर में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनमें एम्पैथी नहीं होती। साइकोपैथ का किया हुआ मर्डर कभी डिटेक्ट नहीं होता। नैना साहनी मर्डर केस को लेकर के, जिसे तंदूर हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, उसके कल के 36 टुकड़े हो चुके थे। अब गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि भाई इनका हेड नहीं ओपन किया जाए। कोई ऐसा केस है जिसमें आपको लगा कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, सब चीज़ें हो गई और फिर उसके बाद अंत में मतलब वो एकदम मिस्ट्री ही है अभी तक भी आपके लिए? सर्टेनली ऐसे केसेस हैं। फॉरेंसिक साइंस के पिता कहे जाने वाले एडमंड लोकर्ट का एक वाक्य है, एक कोट है। वो कहते हैं, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। कोई भी अपराधी जब अपराध स्थल पर जाता है, क्राइम सीन पर जाता है, अपना काम निपटाता है, तो उसके बाद वो वहां कुछ ना कुछ ट्रेसेस छोड़ देता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का या फॉरेंसिक डॉक्टर्स का काम है कि वो उन ट्रेसेस को पहचाने, उन्हें ढूंढे। ये बात हम आपसे क्यों कह रहे हैं, आगे सुनिए। ये साल 1973 है। एक नौजवान शख्स जो दिखने में खूब हैंडसम है और उतना ही पढ़ाकू भी, एम्स दिल्ली में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। साल 1973 है और इसी साल फॉरेंसिक साइंस का कोर्स भी एम्स दिल्ली में शुरू हुआ है। लेकिन वो जो नौजवान शख्स है वो डर्मेटोलॉजिस्ट बनने का ख्वाब देखता है। लेकिन उनके प्रोफेसर रामास्वामी और प्रोफेसर चंद्रा जो है, उनसे वो कहते हैं कि आप फॉरेंसिक साइंस में आगे बढ़िए, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है, इसमें संभावनाएं आगे बहुत हैं। नौजवान लड़के का चेहरा उतर जाता है। लेकिन फिर प्रोफेसर साहब उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि आपकी एमडी कंप्लीट होने के बाद आपको यहीं पर लेक्चरर बनने का वो प्रस्ताव रखते हैं, एम्स दिल्ली में ही। उसके बाद चेहरे पर एक मुस्कान आती है और फिर उस नौजवान लड़के ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फॉरेंसिक साइंस में इतना आगे बढ़े कि पहले पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का पोस्टमार्टम हो, फिर चाहे वो राजीव गांधी हो या फिर चौधरी चरण सिंह हो, उनके मामले में कोर्ट में मेडिको लीगल राय रखनी हो, और इसके अलावा तमाम जो देश के हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जैसे निठारी कांड है, इसके अलावा जो तमाम जो केसेस की हम बात करते हैं, जैसे श्रद्धा वॉकर मर्डर केस हो गया, या फिर ऐसे जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, भंवरी देवी मर्डर केस की जैसे हम बात करते हैं, इन तमाम केसेस में उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज से जो अपना अनुभव है वो साझा किया और इसके बाद अपराधियों को उनके अंतिम गंतव्य यानी कि सलाखों के पीछे भेजने में पुलिस और इस देश की न्यायपालिका की मदद की। जी हां, लाइव हिंदुस्तान के स्टूडियो पर बहुत बहुत स्वागत है बहुचर्चित और मशहूर फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर तीरथदास डोगरा सर का। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने जैसे शुरुआत की, मतलब पहली बार वो जो कोर्स आया और उसके बाद आपके प्रोफेसर आपको कहते हैं कि आप जो है फॉरेंसिक साइंस में आगे बढ़िए, क्या वो मतलब दिन था आपके लिए और किस तरीके से आपने फिर उसको आगे अपने करियर को फॉरेंसिक साइंस में ही आगे बढ़ाया? अब जैसे आपने बताया कि प्रोफेसर रामालिंगा स्वामी उस वक्त हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, और उस टाइम पहली दफ़ा डायरेक्टर साहब ने कहा कि जिनके भी जो पोटेंशियल एमडी कैंडिडेट हैं उनसे मैं मिलूँगा। तो उस नाते से वो एक इंटरव्यू अरेंज किया गया था सबके लिए जो भी न्यू एडमिशन उसमें ले रहे थे, और वहीं जैसे आपने कहा उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और मेरे बॉस भी वहीं पे थे,
और मैंने किया। और एक बार जाने के बाद में फिर जहाँ भी, ठीक है मैं हेजिटेंट था जाने के लिए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बार जहाँ भी चले जाएं वहाँ पे फिर आपको तन मन से काम करना होता है। तो उसी तरह से मैंने अपना काम शुरू किया। फिर उसमें मैंने कभी कोई अपने दिमाग में किसी तरह का भी प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं होने दिया कि मैं गलत जगह पे आया हूँ, सही जगह पे आया हूँ। मेरा काम है, मैंने इसको करना है, ये मेरा हमेशा मन का विश्वास रहा और मैंने किया, वैसे किया। आप एम्स दिल्ली से फॉरेंसिक साइंस की जो एमडी में जो मास्टर्स डिग्री प्राप्त करने वाले पहले स्टूडेंट रहे थे। हाँ, एम्स से। हाँ बिल्कुल, वो कैसा एक्सपीरियंस था सर? और जब आपके हाथ में वो पहली डिग्री आई कि मतलब अब एम्स दिल्ली में, एक तरह का ऐतिहासिक क्षण था वो, क्या उसका? हाँ, एम्स के लिए, क्योंकि एम्स में ये कोर्स मेरे साथ ही स्टार्ट हुआ था और मैं पहला कैंडिडेट था जिसने एमडी क्वालिफाई किया फॉरेंसिक मेडिसिन में, एम्स के अंदर जो बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो नेचुरली आपको अच्छा लगता है। और मुझे डिग्री भी मिली थी, जहाँ से मैं आता हूँ वहीं के हमारे जो महाराजा थे करण सिंह जी, तो वो उस वक्त, क्योंकि डिग्री थोड़ी बाद में मिलती है, तो जब तक मुझे डिग्री कन्वोकेशन में मिले 1-2 साल बाद में, तो महाराजा करण सिंह जो हैं वो उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्हीं के हाथों से मैंने वो डिग्री ली। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरे ही प्रदेश के महाराजा हैं और उनसे मैं डिग्री ले रहा हूँ, जो पहली डिग्री है इसकी फॉरेंसिक मेडिसिन की। और ये उन्होंने उस वक्त तो उन्होंने बोला भी था कि भाई फर्स्ट डिग्री एमडी जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है उसमें डॉक्टर डोगरा जो अनाउंसर वहाँ रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा था उस वक्त। आई टुक इट एज ए चैलेंज। और फिर वो चैलेंज तो उसके बाद हम आज देख ही रहे हैं, चलता ही गया। इंदिरा गांधी केस पे सर बात करते हैं, जिस तरीके से उनको 33 गोलियां मारी गई और पहली बार जब उनको एम्स में लाया गया, हालांकि इस केस पर पहले भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि आपने ही उनका सबसे पहले पोस्टमार्टम किया था, सबसे पहले तो जब उनका जो शरीर था तब तक तो वो मृत घोषित नहीं की गई थी, लेकिन जैसे ही वो एम्स में आई, आपके पास आया, कांस्टेबल ने आपको बताया कि मतलब भागते हुए वो आपके पास आए, और फिर जिस तरीके से आपने उसमें पोस्टमार्टम किया, क्या कुछ वो सारा मंजर था? कैसे फिर आपने उस केस की परतें खोली? अच्छा, देखिए ऐसा है कि मैं जब इमरजेंसी में पहुंचा, तो एक तो क्या है कि उस वक्त एम्स की एनाटॉमी थोड़ी अलग थी। जो मेरा डिपार्टमेंट था वो एक्चुअली इमरजेंसी के बिल्कुल पास में ही था, वहाँ से सीढ़ियाँ चलती थी और फर्स्ट फ्लोर पे मेरा डिपार्टमेंट हुआ करता था, और फर्स्ट फ्लोर पे ही हमारा लेक्चर थिएटर हुआ करता था। तो उसी लेक्चर थिएटर में मैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा था। टर्मिनल एग्जामिनेशंस होते हैं, हर 2-3 महीने से हम बच्चों का एग्ज़ाम लेते रहते हैं जो MBBS कर रहे होते। तो वैसा एक एग्ज़ाम मैं करवा रहा था कि वो कांस्टेबल हमेशा दिन में 2-4 बार हमारे पास आता ही रहता था, जब भी कोई केस है तो वो दौड़ता हुआ आया कि सब जल्दी चलिएगा, ऐसे इंदिरा गांधी कुछ हुआ है, मेरे पास खबर आई है। एक्चुअली उस वक्त क्या होता था कि एक वहाँ पे जो प्राइवेट फ्लोर के नीचे एक रूम था, वो जो पुलिस को दिया रहता था, और वहीं पे सारे VIP के कम्युनिकेशन जो है होते थे। तो वहाँ से उसको खबर आई कि जब भी कोई ऐसी सीरियस बात है तो नेचुरली पहले पुलिस को इन्फॉर्म होती है, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो उन्होंने कम्युनिकेट किया भी ऐसे ऐसे हम लेके आ रहे हैं, तो वो तुरंत दौड़ करके मेरे पास में आ गया। बाकी इमरजेंसी वालों को तो बुलाया ही, और क्योंकि मैं थोड़ा ही था तो हार्डली कोई आधा मिनट लगा होगा, मैं तुरंत लेक्चर थिएटर से आकर के वहाँ नीचे आ गया। तो जब मैं पहुँचा हूँ तो कुछ ही समय बाद में डॉक्टर भार्गवा जो उस वक्त डायरेक्टर थी, जो उस दिन डायरेक्टर बनी थी उसी दिन, वो वहाँ पे आ गई थे। तो उसके बाद में फिर मैं थोड़ा, क्योंकि मैं जूनियर लेवल पे आदमी था उस वक्त, वो लोग इतने सीनियर थे मेरे पास में, और साथ में बाद में SD टंडन भी आ गए वहाँ पे, तो मैं थोड़ा से पीछे उनसे खड़ा रहा है। लेकिन जो डॉक्टर थे वहाँ पे ड्यूटी पे, डॉक्टर राम प्रसाद थे उनका नाम था, साउथ से थे, कहीं हैदराबाद से या कहीं से, तो वो CMO था, तो बड़ा घबराया हुआ था। तो मैंने कहा भी तुम सबसे पहले ज़रा थोड़ी इंजरीज वगैरह सब नोट करो, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो तो बात की बात है। तो उसने इंटूबेट कर दिया था
अब मुझे तो इंटूबेट करने के बाद, इंटूबेट करने का मतलब ये होता है कि एक ट्यूब होती है मुंह में डाल दी जाती है, इसमें सांस की नली में रोज से एक बैग लगा देते हैं, तो बैग से वो एम्बू बैग जिसको कहते हैं वो रेस्पिरेशन आर्ट, तो वो उसने कर दिया तुरंत। और करने के बाद में मैंने कहा देखो तुम मैंने उसकी मदद की, इंजरीज वगैरह नोट करने, वो ज़रूरी था, मुझे मालूम था कि अगर ये सब नहीं होगा तो बाद में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। डॉक्टर भार्गवा, डॉक्टर टंडन और एक दो और आ गए थे, वो लोग अपने जो जिनको उन्होंने बुलाया तो वो सब अपने कंसल्टेशन में बिजी हो गए वहीं पे, और मैं उधर से ये सब काम करवाता रहा वहाँ पे। और फिर तय हुआ कि इनको थिएटर में ले जाना है, तो फिर थिएटर में ले जाके बाहर से वो गैलरी से, बाहर एक गैलरी है उससे ले जाके और उनको थिएटर पे ले गए। और थिएटर में जाकर के मैं उनको पीछे पीछे थिएटर तक गया था, और फिर वहाँ पे जाकर के थोड़ा डिस्कशन भी हुआ, मेरे साथ भी थोड़ा उन्होंने डिस्कस किया, लेकिन मुझे जल्दी उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपको बुला ही लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा दूर तो हूँ नहीं। तो इस तरह से हुआ था जो उस वक्त है। और मैं आकर के फिर मैंने उस डॉक्टर राम प्रसाद को कहा कि तुम अपना ज़रा मेडिकल रजिस्टर कंप्लीट कर लो, और बाकी जगह एंट्री वगैरह करवानी थी, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का होता है देयर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटी जो करनी होती है मेडिकल केसेस में, तो वो करना बहुत ज़रूरी था। तो वो मैंने सब जगह एंट्री वगैरह करवा करके मन में सब बिजी हो गया। और वो फिर उधर थिएटर में अपना जो काम कर रहे थे रिवाइवल करने का उन्होंने सोचा, और रिवाइवल प्रोसेस में वो चले गए। मैं फिर ये सब करके अपने रूम में गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को फ़ोन आ गया थिएटर से ही कि भाई आप ज़रा वापस आ जाइएगा। तो फिर मैं वापस वहाँ चला गया, और उसके बाद में फिर मेरा काम शुरू हुआ। जब उन्होंने फाइनली देखा कि अब रिवाइवल के चांसेस नहीं हैं, शी इज़ ऑलमोस्ट नाउ डेड, शी इज़ डेड नाउ ऑलमोस्ट, क्या, तो फिर जब डेड डिक्लेयर कर दिया तो फिर हमारा काम शुरू होता है। उससे पहले भी था हमारा एमएलसी बनाना और सारी फॉर्मेलिटीज़ करना, जो मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं मेनली। तो इस केस में तो करना बहुत मालूम था कि भाई बाद में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए बड़ा थोड़ा ढंग से कंप्लीट काम हो जाए, ऐसे बाद में दिक्कत ना हो, तो उस ढंग से सब कुछ किया गया था। फिर जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 220 ऐसा कुछ टाइम था जब फाइनली डिक्लेयर किया गया उनको डेड जो है, और उसके बाद ही फिर सारे मिनिस्टर, वो राजीव गांधी भी आ गए, बाकी लोग भी आ गए। तो ये पहले लोग भी काफ़ी वहाँ आ गए थे, लेकिन वो सारी व्यवस्था काम करना, जो उस वक्त डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर थे बाय द वे, क्योंकि डॉक्टर एस डी टंडन की टर्म ख़त्म हो रही थी उस दिन, और डॉक्टर स्नेह भार्गवा उस दिन डायरेक्टर बन रही थी, तो इसलिए दोनों वहीं पे मौजूद थे वो लोग। सर, जब उनको मृत घोषित किया गया, जब वो हो गया कि अब इंदिरा गांधी इज नॉट अलाइव, उस वक्त एम्स, पहले तो जो अंदर का जो स्टाफ है उनमें, उनके अंदर क्या चल रहा था, और एम्स के बाहर फिर क्या हालात थे? हाँ, एम्स के बाहर जो, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में गया ही था, तो मुझे वापस बुला लिया गया क्योंकि कई चीज़ें फिर बाद में उनको, और फिर बाद में पुलिस जो है वो भी वहाँ पहुँच चुकी थी, और उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे मिस्टर कॉल, गौतम कॉल, तो गौतम कॉल भी आ चुके थे, और उनसे मेरी पर्सनल जान पहचान भी थी, बीइंग ए पुलिस काफ़ी केसेज में उनसे पढ़ता था, तो वो भी आ चुके थे। तो फिर मैं वापस आया, उन लोगों से डिस्कशन हुआ कैसे क्या करना है ना, तो और किस तरह से प्रोसीड करना है। तो भाई सबसे पहला हुआ कि भाई आप आईओ लाइए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वही इसको करेगा। तो फिर वो तय हुआ, उन्होंने डिस्कशन किया दूसरे ऑफिसर्स के साथ में, वो गौतम कोल ने ही, और ये तय हुआ कि एक राजेंद्र प्रसाद करके आईओ थे, तो उनको उन्होंने सेलेक्ट किया कि ये है, तो वो क्राइम ब्रांच में थे, तो उनको आईओ बना करके फिर उनको फ़ोन किया गया। वो आए, थोड़ी देर में वो भी पहुंच गए वहाँ पे मेरे से, उन्होंने फिर बात की, क्योंकि हमने कहा भी ये जितने भी हाई ऑफिशियल्स है, मिनिस्टर्स है, जो भी खड़े, इनमें से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन तो एक प्रोसीजर के हिसाब से ही होगा। तो फिर वो राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया। फिर राजेंद्र प्रसाद मेरे को जानते थे अच्छे से, बहुत केसेस हमने उनके साथ किए थे। तो फिर उन्होंने इनक्वेस्ट बनाने का, वहाँ पे इनक्वेस्ट बनती है एक, जब डेथ डिक्लेयर हो जाती है तो डॉक्टर इन्फॉर्म करते हैं, तो हमने उनको इन्फॉर्म किया कि
डेथ हो गई है इतने बजे, ये सब कुछ है, ये सारा काम राइटिंग में आपका होता है। तो उसका सारा रजिस्टर वगैरह, इन्फॉर्मेशन एंट्रीज वगैरह नीचे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होती हैं। तो इसे क्योंकि एंट्रीज वगैरह सब कंप्लीट होने चाहिए, तो करने के बाद जब हमने उसको वो आया राजेंद्र प्रसाद, तो उसके साथ कोछड़, आरपी कोछड़ उनका पूरा नाम था, तो आरपी कोछड़ जैसे ही आया तो उनको हमने सारी परिस्थिति बता दी जैसा था, और जो फॉर्मेलिटीज़ थी कंप्लीट करके, और फिर उन्होंने इंक्वेस्ट पेपर बनाने शुरू किए। और फिर उन्होंने जैसे ही इंक्वेस्ट पेपर कंप्लीट किए और मेरे को उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, मेरे को सबमिट किए पोस्टमार्टम करने के लिए, तो फिर हमने अपना ऑटोप्सी उसमें शुरू किया, है ना। तो तब तक प्रॉब्लम इस केस में सबसे बड़ी ये थी कि तब तक इतना कमोशन हो चुका था, और तब तक पब्लिक बाहर इतनी खड़ी आ चुकी थी, क्योंकि मैं बाहर रिजल्ट सब देख रहा था, तो बाहर बहुत पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। जो हमारा क्वाड्रेंगल है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के सामने, वो पूरा भर चुका था, और वहाँ भी ऊपर भी काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे, सारे पॉलिटिशियंस हैं और सब तरह के, कई अपोजिशन के लोग भी, सब तरह के लोग वहाँ इकट्ठे हो चुके थे, है ना। आईएएस ऑफिसर्स भी, काफ़ी लोग। नेचुरली प्राइम मिनिस्टर का जब ऐसा हुआ है तो ये सब थे ही, तो काफ़ी वहाँ रश होना एक स्वाभाविक था, जो वहाँ हो गया था, और नीचे काफ़ी लोग इकट्ठे थे वहाँ पे। तो अब मेरे लिए भी ये टास्क थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता ही है ऐसी सिचुएशन में। तो मैं थिएटर में गया, फिर तो थिएटर मैंने कहा भी आई शुड नॉट लीव एनी लेक्यूना, इसमें कोई नहीं रहनी चाहिए, सारी पूरी होनी चाहिए। तो फिर मैं ड्यूटी रोस्टर अपना बनाया, तो जो दूसरे ड्यूटी के डॉक्टर्स थे उनमें उनको मैंने बुलाया एक अपने मेरे चॉइस से लिखने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं तो बोलूँगा तो कोई साथ में लिखने वाला भी चाहिए, है ना। और थोड़ा सा इतनी अस्त व्यवस्था थी वहाँ पे, इतनी देर से ऑपरेट कर रहे थे, ब्लड उनको दिया जा रहा था, तो उस अस्त व्यवस्था में मेरे को एक दो आदमी की ज़रूरत थी जो लिखने का, प्राइमरी लिखने का काम करे, मैं बोलता रहूँ वो लिखते रहे, ठीक है ना। और तो फिर मैं अपना सारा उसमें जो उनकी एग्जामिनेशन था मैंने किया उसमें, और बोलता गया, वो लोग लिखते गए उसमें। और सर्जन जो थे उस आर.के. धवन तो उन्होंने मेरे काफ़ी उसमें मतलब, क्योंकि बॉडी को ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी स्टिचिंग, जब इतनी सारी 29-30 गोलियाँ लगी हैं, तो और फिर लिवर डैमेज है, तो सब ओपन किया हुआ था, तो उन्हीं वुंड को ही ओपन भी पोस्टमार्टम में आप नया फ्रेश लगाओगे तो और म्यूटिलेशन होगा। तो ऑलरेडी काफ़ी बड़े बड़े इंसिजन्स थे, उन्हीं को ओपन किया गया और उन्हीं को एक्सटेंड करके, तो वो मैंने जो भी इंजरीज अंदर थी इंटरनल एग्जामिनेशन सारा कंप्लीट किया। अब गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि भाई इनका हेड नहीं ओपन किया जाए। अब ये डिसीजन तो डॉक्टर ही ले सकता है, क्योंकि कन्वेंशनली हम ऑल दी 3 बॉडी कैविटीज़ ओपन करते हैं, हेड, चेस्ट और एब्डोमेन, तो ये एक रिवाज है, लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है। तो यहाँ पे कोई सिर पे चोट नहीं थी, सारी चोट जो है वो चेस्ट और नी के बीच में थी, है ना। सारा बस जो था फायर आर्म का वो वहीं पे था, एंट्री एग्जिट सारी इसी रीजन में थी, तो कोई आवश्यकता थी नहीं हमें लगा। और फिर इंटरनल जो मेन चीज़ होती है इसमें ये पता करने का कि किस इंजरी से उनकी डेथ हुई है, विच इंजरी वाज सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में कौन सी इंजरी फैटल थी। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है आपको निकाल कर देने का। तो वो हमको मिल चुकी थी, उसकी सारी एविडेंसेस मिल चुकी थी, एक्सरे करवाए थे, तो एक्सरे में सारी बुलेट्स, जो कुछ बुलेट्स ऐसी जगह फंसी थी कि अगर हम उनको निकालते तो स्पाइनल कॉर्ड वगैरह टूटता और होता तो कोलैप्स हुए थे बॉडी। क्योंकि ये हमें रिक्वेस्ट की गई थी कि बॉडी को 3 दिन तक रखा जाएगा इन स्टेट फॉर द पीपल टू पे देयर रिस्पेक्ट। तो वो सब ध्यान में रखते हुए फिर अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएटली हमने सब दिए, और जो रिकवर वहाँ पे बुलेट हमने की अंदर बॉडी से, उन सब को प्रिजर्व किया, और वो 2 डिफरेंट तरह के वेपन्स की थी, है ना। तो तब तक इतना मालूम होता लोगों को कि 2 लोगों ने गोली मारी है, क्या हुआ कुछ नहीं, सिवाय इसके कि उनको भी गोली मार दी है। जिन्होंने इंदिरा गांधी जी पे अपनी गोलियां चलाई थी उन पे भी गोलियां चला दी गई, इतनी खबर थी।
उस टाइम तक कोई और पता नहीं था, इट वाज सारा बिल्कुल ब्लाइंड प्रोसीजर जिसे कहते हैं वो था, तो इसलिए बड़ा कोशिश रहना पड़ता था। फिर हमने उनके कपड़े वगैरह लिए और कपड़े वगैरह सभी लेकर के वो सील किए, जो साड़ी पहन रखी थी और थे जो कुछ बिलोंगिंग था उनका, तो वो सब प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है डॉक्टर को, तो वो सब भी हमने किया, क्योंकि उनका भी बाद में जो बुलेट्स लगी होती हैं मिलान करना पड़ता है कपड़ों का। तो इस तरह से एंट्री एंड एग्जिट का मिलान करना सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो सबसे बड़े क्वेश्चन दो हो गए, एक ये कितनी गोलियां लगी, एंटर हुई, कितनी एग्जिट हुई, इनका पूरा हिसाब, कितनी गोली अंदर रह गई, कितनी बाहर चली गई, उनका हिसाब, और फिर जो वेपन जिनसे फायर हुई हैं उन वेपन से जो गोलियां मिली हैं बॉडी के अंदर से उनका मिलान, वो जरूरी होता है, जिससे कि यह सिद्ध किया जा सके कि भाई ये पर्टिकुलर बुलेट जो है इस पर्टिकुलर वेपन से वो मैच करती हैं, और वही बुलेट बॉडी में जाके उन्होंने एक इंजरी की। और तीसरा फैक्टर हो गया कि जो इंजरी ऐसे प्रोड्यूस की विच इज़ सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, जो ऑर्डिनरी कोर्स में उस व्यक्ति की डेथ कर देंगे। तो ये फैक्टर्स मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमारा जो मेन कंसंट्रेशन उसमें सारा था वो इन फैक्टर्स की तरफ था, और उन्हीं फैक्टर्स को, क्योंकि मुझे मालूम था कि जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं कभी भी पोस्टमार्टम करते हुए या लिविंग का एग्जामिनेशन करते हुए मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि भाई आज की बात नहीं मत सोचो, विटनेस बॉक्स पे जिस दिन खड़े हो गए और इस बात को आप कोर्ट में अपने बयान को दोगे तो वहाँ पे बहुत सारे डिफेंस काउंसिल भी खड़े होने हैं, है ना, तो वो सवाल आपको पूछेंगे। तो वी हैव टू डू योर प्रिपरेशन फॉर दैट, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है, इसलिए आपको यू हैव टू वेरी केयरफुल। तो यही था, ये करके फिर मैंने वहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लिख नहीं सकते थे, तो वहाँ से फिर मैं अपने ऑफिस में चला गया और वहाँ हमने रिपोर्ट लिख कर कि रात को 12-1 बजे तक पूरी रिपोर्ट लिख डाली थी, बहुत लंबी, क्योंकि 30-31 वुंड, एंट्री, फिर एग्जिट, फिर सबका कोरिलेशन आपस में करना, फिर जो सफिशिएंट टू कॉज डेथ इंजरी थी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन करना। तो ये काफ़ी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम था, लेकिन एट द सेम टाइम हम पे ये प्रेशर था और हमने भी ये सोचा कि ये रिपोर्ट सुबह होने से पहले पहले हम इसको दे दें, बिकॉज अदरवाइज़ बहुत से लोग इस पे क्वेश्चन उठाएंगे, आपने दूसरे दिन क्यों दी, या ये क्यों किया, इतना टाइम कैसे लगा, इस बीच में आपने चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हज़ारों था। तो इसलिए हम चुपचाप बैठे रहे और सारा कुछ करके, और कपड़े वपड़े भी रात को ही हमने सील किए, सारा कुछ सील करके और करके रात को 1:30 बजे हमने, उस 12 बजे या 1:30 जितना बजा होगा मुझे टाइम समय याद नहीं है, हमने वहीं पे राजेंद्र सिंह और उनके जो राजेंद्र प्रसाद कोछड़, तो आरपी कोछड़ को, और उनके साथ एक जियालाल साहनी थे और एक और थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उनको जो है वो सारी वहाँ पर मैंने हैंड ओवर करके सारा कुछ क्लीन करके और फिर हम अपने घर जाके मतलब गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भी इसलिए बहुत सी कन्फ्यूजन भी इसके बाद में आती रही, न्यूज़पेपर्स में लाइफ का ये वो दुनिया भर की चीज़ें लोग बनाते रहे, क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है इस तरह से सवाल पूछने के लिए, लेकिन वस्तुस्थिति स्थिति जो हुई वो इस सारी ये थी। सर, साल 1991 में आपने एम्स में पहली फिंगरप्रिंट जो प्रोफाइलिंग की जो लैब है वो डीएनए फिंगरप्रिंट प्रोफाइलिंग की, मेरा जन्म ही उसके 10 साल के बाद हुआ। अच्छा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये वो दौर था, मतलब ये कुछ 10-15 साल 20 साल कुछ ऐसे रहे हैं, ख़ास तौर पर जब फॉरेंसिक्स में आपने एडमिशन लिया और उसके बाद से बाकी सारी चीज़ें, कि जब वैज्ञानिक साक्ष्यों को बहुत उसके बाद से उनका जो इवॉल्वमेंट हुआ इंडियन जुडिशरी में, और उसके बाद उनको बहुत अच्छे तरीके से बहुत सीरियसली उनको लिया जाने लगा कि हाँ इनके बेसिस पे ये सब चीज़ें हो सकती हैं। मुझे ये समझना है कि जब इस साल एम्स में पहली अस्पताल आधारित जो लैब स्थापित की गई थी वो कैसे की, क्योंकि वो आपके मतलब आपने ही करवाई थी, तो कैसे उसका आइडिया आया और फिर कैसे वो अल्टीमेटली हो पाया? एक्चुअली मिड-80s में जो है एलेक्स जेफरी ने ऑलरेडी डीएनए जो है वो तो खैर पहले से लोग जानते थे, सब था ही, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए भी उपयोग हो सकता है या पैटर्निटी के लिए उपयोग हो सकता है। तो उन्होंने पहली दफ़ा जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्ड यूज़ किया और उन्होंने पेपर पब्लिश किया कि ठीक है डीएनए से हम जो है आदमी की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं और पेरेंटल
किसके वो बच्चे किस पेरेंट्स के हैं कि नहीं हैं, वो क्योंकि डीएनए हमेशा आधा फादर से आएगा, आधा मदर से आएगा, उनके फादर का और दूसरों से आएगा, उसी तरह से उनके भाइयों के साथ जाएगा, तो वो कॉमन चेन चलती है। तो इसलिए इसको आइडेंटिफिकेशन करके और मैच करके हम नॉट ओनली कि ये कह सकें ये उसी व्यक्ति की है, ये भी हम कह सकते हैं कि इनके बच्चे हैं कि नहीं, इसका भाई है कि नहीं, यानी कि रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये इस तरह से उन्होंने उसको पब्लिश किया था। तो और उन्होंने फिर कुछ केसेस भी किए थे। तो तब जब ये आया तो हमारी इच्छा है कि भाई अपने हिंदुस्तान में भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए। तो मैं ढूंढ रहा था कोई कैंडिडेट, क्योंकि ऐसा होता है कि ये बड़े लेबोरियस काम होते हैं, नए काम होते हैं, आपको काफ़ी पहले पढ़ना पड़ता है, फिर उसमें तो रिसर्च वर्क करके फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इकट्ठा करना और ये सब करना होता है। तो उस वक्त मेरे पास लकीली 2 स्टूडेंट्स एक साथ, एक पीएचडी के लिए डॉक्टर अनुपमा रैना थी, वो आई और मैंने उनसे बात किया और वो एग्री करेंगे क्या ठीक है मैं इसमें काम कर पाऊँगी। लिटरेचर से पढ़ के अपना देखा कि मैं कर सकती हूँ। एक जी बॉम्बजेन करके लड़का था, वो एमडी करने आया था नॉर्थ ईस्ट से, तो उसको मैंने बताया तो वो भी एग्री कर गया। मैंने कहा देखो बड़ा लेबोरियस वर्क है, दिन रात काम वाम करना पड़ेगा, तो बोले साहब मैं कर लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब उसमें जब हम प्लान कर रहे थे तो एक समस्या आई कि भी रेडियो एक्टिव उसमें उस ज़माने में यूज़ करते थे, उस ज़माने की बिल्कुल अलग थी, 3 महीने 4 महीने लगते थे डीएनए करने में। अब आज तो सब कुछ ऑटोमेशन हो गया, तब ऐसा कुछ होता नहीं था। तो उसके लिए क्या हुआ कि हमने पहले तो सोचा स्वयं डेवलप करेंगे, लेकिन हमें पैसे नहीं मिल पाए। डॉक्टर एसके कक्कड़ उस वक्त डायरेक्टर थे। तो एक दिन मैं इवनिंग वॉक कर रहा था तो वो मेरे को मिल गए, बात मैं भी कर रहा था वो भी कर रहा था, तो एक पॉइंट पे मिल गए। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोले क्या? मैंने कहा ऐसे ऐसे हम सोच रहे हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की लैब डेवलप करवाएं, तो और मैंने पहले भी लिखा था लेकिन मेरे को फाइनेंशियल सेंक्शन नहीं मिली है इसमें, और मेरे डिपार्टमेंट को वैसे भी कोई आपने मेजर सेंक्शन दी नहीं है। तो बोले भाई कितने पैसे चाहिए? तो मैंने उनको कहा 3 या 4 लाख रुपए, उस मतलब वो काफ़ी होते थे उस पर। तो मैंने कहा साहब 4 लाख चाहिए। तो बोले डन। क्या बात। तो ही वॉज वेरी काइंड। तो उन्होंने कहा कि डन। तो मैं बहुत खुश हो गया, बड़ी खुशी से उनके साथ मैंने 2 चक्कर लगाए। उसके बाद में नेक्स्ट डे मैंने देखा तो मैंने कहा मुझे जाना पड़ेगा उनको कहने के लिए, कि उससे अपने आप ही उन्होंने एक लेटर बना के भेज दिया कि आपके लिए इतने पैसे सैंक्शन हो गए हैं। अब मैं बहुत उत्साहित हो गया उससे। तो फिर अनुपमा और उन दोनों को बताया तो वो भी बच्चे बड़े उत्साहित हुए। अब हमें वो जो रेडियो एक्टिव काम के लिए ज़रूरत थी वो हमारी लैब को ऑथराइज नहीं था। जो ऑथराइज थी वहाँ मैंने बात की, उन्होंने मना कर दिया। हमारी एम्स की जो थी, क्योंकि तो डिपार्टमेंट की चॉइस होती है ना उनका, और कोई काम इंटरफेयर हो रहा है तो वो दूसरे डिपार्टमेंटों को परमिट करेंगे। तो मेरे डॉक्टर हजनन थे, सैयद ए हजनन, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, भाई समझ, भाई कह दो मेरे भाई की तरह हैं। तो उनसे मैं उनके पास में गया, मैंने कहा अभी ऐसे ऐसे हम ये करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। और उस वक्त वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में थे साइंटिस्ट वहाँ पे। तो वो बड़े खुशी से वो एग्री किए। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे 2 कैंडिडेट है, खर्चा वर्चा होगा, तो मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा तो बोले नहीं डॉक्टर साहब चिंता ही बात मत करो। तो फिर हमने उनको को गाइड बनाया परमिशन लेकर के एम्स से। तो इस तरह से उनकी लैब की हमें वो रेडियो एक्टिव जो की प्रॉब्लम थे वो भी मतलब सॉल्व हो गई। तो इस तरह से फिर ये दोनों बच्चों ने काम करना उसमें शुरू किया, और करते करते बड़ी जल्दी उन्होंने ये सॉर्ट ऑफ क्लियर 1.5 साल में उन्होंने अपना काम एस्टेब्लिश कर दिया। 3 साढ़े 3 साल में उन्होंने अपनी थीसिस भी कंप्लीट कर ली। इस तरह से यहाँ पे ये हमारे यहाँ वो लैब जो है डेवलप हो गई। फिर उसके बाद जो है बॉम्बजेन से मैंने कहा कि तुम रुको यहाँ पे सीनियर एजेंसी वगैरह, पर वो वापस अपने घर ही जाने में इंटरेस्टेड था। तो वो वापस घर चला गया और वहाँ पे फिर उनकी डेथ भी हो गई। अनुपमा मेरे पास रही कुछ दिन तक। उसके बाद में जब CDFD बना है तो शी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसका रिक्रूटमेंट हुआ था। तो 2-3 साल वहाँ पे उसने किया, वहाँ पे लैब को जमाया। मीन टाइम मैंने अपने यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करवा ली, और फिर वो आई, उसका सिलेक्शन हो गया, तो फिर वो हमारी प्रोसेस वो कंटिन्यू रही। तो इस तरह से 90 से ही रादर मैं कहूँगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की लैब हमारे यहाँ पे ऐसे चलती रही, और बड़े अच्छी चली। बहुत अच्छे केसेस अनुपमा ने किए, और कोर्ट्स ने भी काफ़ी विश्वास जाहिर किया, और बाकी जगह भी।
जहाँ हम दिक्कत होती थी तो मेरा हमेशा ये रहा है कि जहाँ कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम है किसी से पूछने में कभी हिचको मत। तो सैयद हसनन बाद में डायरेक्टर बन गए थे उसी CDFD के, ठीक है ना। तो फिर मैं उनसे भी जाके कंसल्ट कर लेता था, बात कर लेता था किसी भी केस में कुछ है तो इस तरह से, क्योंकि साइंस में हम दरवाजे बंद करके नहीं रखते है ना। अब वो ये कभी कभी प्रॉब्लम भी थोड़ी कोर्ट में आती है। कोर्ट समझता है कि जैसे नहीं 100% कोई चीज़ आपको कहीं अटक गए, समझ गए, तो किसी से पूछना ही पड़ेगा आपको, है ना। जो चीज़ आपके एक्सपीरियंस में नहीं आई है, कोई नई चीज़ आती है, तो यू हैव टू आइदर सी बुक्स और कंसल्ट समबडी। तो ये हमारे लिए बड़ी आम बात होती है। वी टेक इट वेरी मीन्स मतलब रादर इट्स आवर ड्यूटी टू कंसल्ट एनीबॉडी जिसको कि ज़्यादा नॉलेज है। तो इस तरह से करते हुए लैब हमारी बन गई और बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे केसेस उसमें हुआ। नाउ सरप्राइजिंगली नाउ अनुपमा इज रिटायरिंग, शी वाज ए PhD कैंडिडेट, पर अब उसकी सर्विस पूरी हो गई है, बस 60 ईयर्स है। आई थिंक एम शुड गिव हर लिटिल एक्सटेंशन, कुछ देना चाहिए उसको एक्स्ट्रा 4-5 साल। इट्स द फर्स्ट फैसिलिटी बीइंग स्टार्टेड इन द मेडिकल कॉलेज एंड दैट, तो उस आदमी को थोड़ा रिगार्ड तो देना चाहिए। सर, भंवरी देवी हत्याकांड, वो केस जिसने राजस्थान की सियासत में उस वक्त काफ़ी ज़्यादा भूचाल मचाया, तत्कालीन सरकार के कई नेता भी उसमें शामिल रहे। पहले अपहरण होता है, फिर उसके बाद हत्या होती है और फिर शव को जला करके नहर में बहा दिया जाता है। ये बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि उस केस में जिस तरीके से पहले बॉडी जलाई, जो राख है उसको नहर में बहाया, और छोटे छोटे जो ट्रेसेस होते हैं जो कह सकते हैं कि उनको वो बहाए, और फिर उसके बाद आपने उनसे उस केस का खुलासा किया, भंवरी देवी हत्याकांड का, और फिर उसमें जो भी आरोपी थे उनको दोष सिद्धि हुई उनकी, कैसे वो आपने करवाया? क्योंकि जिस तरीके से वो राख हो गई और फिर उसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, तो कैसे आपने वो किया सर? मैं सोचता हूँ आपको दर्शकों को दिखाना चाहिए वो टुकड़ा हड्डी का। एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब ये सब चल रहा था तो मेरे से कांटेक्ट किया गया, CBI ने भी कांटेक्ट किया। तो किस तरह से है, क्योंकि मेरा ब्रॉटअप बीकानेर राजस्थान में हुआ है, तो नहर के किनारे का थोड़ा मेरे को आइडिया था वहाँ कैसे क्या होता है। तो वो लोग भी खैर वैसे ही सोच रहे थे, लेकिन यही तय हुआ, CFSL की टीम वहाँ ऑलरेडी पहुँची हुई थी, और तो हमने कहा भी देखो तुम कैसे न कैसे करके नहर से पहले वो राजेंद्र सिंह होते थे, डॉक्टर राजेंद्र सिंह CFSL के डायरेक्टर, उस वक्त जो है डेथ हो गई उनकी अभी कुछ समय पहले। तो उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा भी देखो ऐसा है, पहले तो वो उसको नहर को रुकवा के तुम कैसे न कैसे जो भी रेमेनेंट मिलते हैं नीचे से उनको ढूंढो, और जहाँ पे वो गाड़ते हैं, कि ये मुझे मालूम था कि खड्डा करके वहाँ पे लोग हिरन वगैरह मार के और फिर खड्डे में डाल के लकड़ियाँ डाल के आग लगा देते हैं, जो रेमेनेंट बचते हैं वो नहर में फेंक देते हैं। तो इस तरह की वहाँ बातें सुना करते थे लोगों से कि ऐसे ऐसे लोग करते हैं। तो उसी से वहीं पे खड्डा उनको मिला था, और उसी में उनको एविडेंस भी मिली। तो उन्होंने सारे जितना जो कुछ भी उसके अंदर था, छोटे मोटे टुकड़े, वो सब इकट्ठे कर लिए, और फिर नहर को रोक करके पुलिस की मदद से उन्होंने वहाँ पे नीचे से जो कुछ भी मिला हड्डी, वो सारी हड्डियाँ इकट्ठी करके ले और मेरे पास पहुँचा दी सारी के सारे। तो छोटे छोटे जार्स में काफ़ी हड्डियाँ थी, छोटे छोटे टुकड़े जितने भी हैं वो ले आए थे। तो मैंने फिर अपनी एक टीम बना करके, क्योंकि इतने उनको एग्जामिन करना था, और मैं हमेशा ओपन रहता हूँ, आई एम ऑलवेज ओपन टू सीक हेल्प ऑफ पीपल हु नोज मोर देन मी, है ना। तो उसको तो मुझे एनाटॉमी का आदमी है, तो नेचुरली एनाटॉमी के बारे में उसको मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी, तो देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग हिज एडवाइस। तो हमने एनाटोमिस्ट को भी उसमें रखा, इवन एक कंपेरेटिव एनाटोमिस्ट को रखा। हमारे यहाँ पे वेटनरी डॉक्टर एक होते हैं, जो डॉग्स वगैरह एनिमल्स वगैरह के जिन पे एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह होते हैं उनके केयर के लिए वेटनरी सर्जन भी होते हैं हमारे यहाँ। तो जो वेटनरी सर्जन, उनकी भी मदद ली, एंड देन वी ईच पीस को हमने एग्जामिन किया। एक पीस जो है वो हमें लगा यूनानिमसली कि भाई ये ह्यूमन का होना चाहिए। वो 1 इंच था, और 1 इंच में से भी आधा जला हुआ था, और बहुत पतली बोन का था। यहाँ जो हमारी 2 बोन होती हैं, उसमें से एक जो पतले वाली बोन होती है, उसका नीचे वाला हिस्सा था, ठीक है।
तो इतना सा टुकड़ा जब हुआ तो वो हमें लगा कि भाई ये ह्यूमन बोन का हो सकता है, बाकी सब कोई उसमें टिश्यू ह्यूमन का नहीं था। तो ह्यूमन अब बोन सकते ह्यूमन का है, अब कैसे करें? तो दो संभावनाएं थी कि या तो हम इसका प्रिसिपिटेशन टेस्ट करें, एक प्रिसिपिटेशन टेस्ट होता है वो करके, तो उसमें करते तो उसको काट फाट के उसमें से चीज़ें निकालनी पड़ती है, हमें टिश्यू निकालना पड़ता, तो एक ख़राब हो जाएगी और भी छोटी हो जाएगी ये तो फिर हमने कहा कि एनाटोमिकली देखते हैं। एनाटोमिकली क्या होता है कि हर लेवल पे बोन के अंदर भी ब्लड सप्लाई होती है, तो वो बोन के ब्लड सप्लाई का पैटर्न जो है वो एनिमल टू एनिमल चेंज होता है। तो हमने एक एक्चुअल ह्यूमन की बोन लेकर के एनाटॉमी से और उसको एक ही लेवल पे, उसी लेवल पे काट कर दोनों के पैटर्न की स्टडी की तो बिल्कुल सिमिलर था। मतलब बहुत से पैटर्न होते हैं एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स जितने भी हैं उनको किया, हमें बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये बोन ह्यूमन की है। तो वो एक पीस हमने उसमें से निकाल लिया। अब निकालने के बाद क्वेश्चन हुआ डीएनए करने का। तो डीएनए किया तो मैंने फिर सीबीआई के लोगों को कहा कि देखो, अगर मैं ही डीएनए इसका करता हूँ, यहाँ पे करवाता हूँ, ठीक है, या अनुपमा को हैदराबाद भेज के मैं करवाता हूँ, तो फिर ये थोड़ी सी गड़बड़ बात हो। वो कहेंगे सर आप ही ने आइडेंटिफाई किया, आपने डीएनए किया, तो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, पॉलिटिकल मामला है इसमें। सेकेंडली, मेरे यहाँ पे रिजल्ट जो हैं बोन से आइसोलेशन के वो 50% है, और हमारे से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो आते हैं, और जो CDFD में भी तब 50% ही थे, तो मैंने कहा वहाँ भी भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनकी भी सेम रिपोर्ट है। तो USA के जो लैब है FBI के, उनके अच्छे रिजल्ट हैं हमारे, तो इसलिए आप एक बोन का वहाँ पे करवा लो, फिर अगर उससे पॉजिटिव निकलता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए एग्री कर गए, तो उनका सब कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने साहब कोर्ट में आपका काम है वो तब लीजिए। तो उन्होंने कोर्ट से परमिशन ली, कोर्ट ने मना कर दिया। वापस मेरे पास आए साहब, कोर्ट ने तो मना कर दिया। मैंने कोर्ट ने मना कर दिया तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको लिखता हूँ कि अभी तक तो मेरे पोजीशन में है ये बोन्स, तो मैं एक लेटर ड्राफ्ट करके आपको देता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ करवाने से सारी एक्सप्लेन करते हुए, और इसलिए मेरे एक्सपर्ट ओपिनियन में ये एडवाइज्ड है कि आप इसको USA भेजें, FBI के लैब में भेजें, क्योंकि वहाँ रिजल्ट उनके बेटर है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है, फैसिलिटीज़ पे करता है। तो अब तो चलो हम USA के बराबर आ रहे हैं, पर उस ज़माने में इतने नहीं थे। तो फिर वो चिट्ठी लिखी उन्होंने, कोर्ट में प्रोड्यूस की, तो कोर्ट ने कह दिया ठीक है कि खाली इसका वहाँ पे आइसोलेशन हो जाएगा, बाकी फिर यही होगा काम। तो अब उन्होंने लेके उसको, कोर्ट ने परमिट कर दिया, तो वो बोन हमसे लेकर के उन्होंने USA भेज दी। USA वालों ने उसमें से आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट करके उसका DNA प्रोफाइलिंग करके यहाँ भेज दिया। फिर यहाँ पे उनके सारे रिलेशन के साथ वो किया गया, तो वो आइडेंटिफाई हो गई, मैच कर गई। और मैच ही नहीं किए, उसमें जो उसकी एक बच्चा जो उसका एक था, वो उसके हस्बैंड का नहीं था, वो वन ऑफ दी जो शामिल थे उनमें उनका था, है ना, क्योंकि उनके ब्लड भी हम लिए थे हमने, तो वो उससे मैच कर रहा था। तो वो भी हो गया कि नहीं ये नहीं, रिलेशनशिप नहीं, उसका बच्चा भी एक है, तो जिसके ऊपर मेरा बड़ा बाद में इसलिए वहाँ क्रॉस भी हुआ। ये सब था। तो वैसे सब जब मिल गया तो अब वो कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर वो लोग पकड़े गए जिन्होंने मारा था। फिर केस चला, जोधपुर में चला, मेरी एविडेंस हुई, रिटायरमेंट के बाद में हुई मेरी एविडेंस वहाँ पे, काफ़ी देर तक उसमें मेरा वो एक क्रॉस भी 2-3 बार उन्होंने किया जो है। तो रादर उस वक्त मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मेरी दिक्कत भी बहुत होती थी, लेकिन मैं गया वहाँ पे जा करके, और 3-4 टाइम्स उन्होंने शायद मेरे को बुलाया था। काफ़ी लंबा क्रॉस करते थे सुबह से लेकर शाम तक उसमें। दर्शकों को रेफरेंस के लिए बता दूं कि इस केस में जो भंवरी देवी थी वो एक नर्स थी, और उसके बाद ये आरोप लगे कि राजस्थान सरकार के 2 नेताओं के साथ उनके संबंध थे, और उसके साथ ही उन्होंने जो शारीरिक संबंध जब उनके बने तो उस दौरान उन्होंने कुछ CD रख ली, और उसके बाद उन नेताओं को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और फिर जब ब्लैकमेल करने के बाद जब ये दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब जा करके उन लोगों ने ये सोचा कि अब भंवरी देवी को रास्ते से हटाना है। और उसी मामले में जब जो उनका जो बच्चा निकलने की जो बात कर रहे हैं सर, उसी की वो बात है। सर, आरुषि तलवार मर्डर केस, हालांकि मैं जानता हूँ कि इस केस को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं और मीडिया में जगह जगह चीज़ें भी हैं,
लेकिन क्योंकि आप जैसे विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं इस केस पर बात करूं। वो एक ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्री है जो कि जिसमें कि कम से कम हमें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें सामने थी, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से क्राइम सीन कंटेमिनेट हुआ और फिर उसके बाद से वो सब चीज़ें हुई। लेकिन आपकी उसमें एक थ्योरी है जिसमें आप वो कहते हैं कि कोई थर्ड पर्सन उसमें था इन्वॉल्व। वो क्या थ्योरी है सर? देखिए, ऐसा है, पहले आप रूटीन में जो फैमिली कपल उसको देखिएगा। ये उनकी इकलौती बेटी है, दोनों डॉक्टर कपल है, जो भी IVF से पैदा हुई है, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन से। कितने कीमती बच्ची है उनके, ठीक है। वो स्कूल जाती है, सुबह स्कूल से वापस आती है तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों बेचारे काम पे चले जाते हैं। दोनों की क्लिनिक थी अलग अलग जगह पे। अब बच्ची आती है तब ये घर पे नहीं होते, अपने काम पे होते हैं। तो उनके जो ग्रैंडफादर हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, वो उनको रिसीव करते हैं हमेशा, कुछ देर अपने पास रखते हैं और फिर बाद में घर पे छोड़ जाते हैं। मान लो जैसे वो 7 बजे आते हैं तो ये 6 बजे आकर के उनको घर छोड़ जाते हैं, बिटिया को, है ना, कि जो पेरेंट्स आएंगे फिर अपने आप देख लेंगे। अब घर में इनके सर्वेंट एक रह रहा है जो 24 आवर्स उन्हीं के पास रहता है। उसी के लिए एक बाहर कमरा बना हुआ है, जो कमरा दोनों तरफ खुलता है, घर के अंदर के भी खुलता है और घर के बाहर की तरफ खुलता है। अक्सर जैसे सर्वेंट क्वार्टर हम बनाते हैं तो वैसा ही वो बना हुआ है, दोनों तरफ उसको एक्सेस है। अब ये सर्वेंट जो है इसके साथ ही रहती है जब तक पेरेंट्स नहीं आते हैं। तो चाय पिया या कुछ खेला किया, जो कुछ किया या पढ़ाई की उसने की, जो कुछ उस पीरियड में वो है, उसका इंटरेक्शन भी होता है। तो उसी सर्वेंट के साथ में उसका इंटरेक्शन होता है। अब क्या होता है कि यानी कि ये इनका रूटीन है लाइफ का। फिर वो आते हैं, 6 बजे आए, 7 बजे आए, हस्बैंड में दोनों आए, अपना खाना वाना खाया, फ्रेश हुए, जो कुछ भी है। उसके बाद में 9 बजे के आसपास में वो लोग सोने चले जाते हैं। थोड़ा कंप्यूटर पे रोज़ काम करते हैं, देखते हैं कि भाई अपना कितने पेशेंट आए, कितने गए, हिसाब किताब के जो भी उनका रहा होगा पर्सनल है, वो तो उनका मामला हमें मालूम नहीं, करके फिर सो गए। दूसरा पास में कमरा है जिसमें आरुषि जाके अपने कमरे में सो जाती है। तो दिस इज़ देयर रूटीन, ठीक है। अब क्योंकि हर रोज़ वो शी गेट्स क्वाइट काफ़ी अच्छा टाइम उसको मिलता है सर्वेंट के साथ में बिताने का, ठीक है ना। इट्स ए रेगुलर फिनोमेना। दैट फेलो हैज बिकम पार्ट ऑफ फैमिली। एक तरह से मैं ये कहूँगा, जब अंदर वहीं रह रहा है, घर में रह रहा है, तो ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज वो एक फैमिली का पार्ट सही हो जाता है सर्वेंट। मेरे पास भी है, सबसे के पास में है। वी नो दैट हाउ अटैच्ड वी गेट विद आवर हेल्प, जो हमें हेल्प कर रहे हैं। तो वो उस तरह से वहाँ रह रहा है। अब हम इस पीरियड में जो लोगों की कहानी जिनकी वो ये है कि साहब पेरेंट्स ने मार के और ये सब करके और उसको ऊपर फेंक दिया, बिकॉज दे सॉ इन अकॉर्ड पोजिशन विद दैट फेलो सर्वेंट के साथ। नंबर 1, ऐसा नहीं, ऐसा मोरली असंभव लगता है। नंबर 1, शी इज ए वेरी प्रेशियस चाइल्ड, हाँ ना, ठीक है। तो उसके लिए, उस बात के लिए आदमी मार देगा अपने बच्चे को, उस बच्चे को जो IVF से, जो उनसे जान से भी प्यारा है उनके सामने, ये बात मतलब कोई कन्विंसिंग नहीं लगती। दैट्स वन थिंग, क्यों मारेंगे उसके कारण। एंड सेकेंडली, कोई ऐसी उस आदमी के पास्ट हिस्ट्री नहीं है कि साहब वो कोई वुमेनाइजर हो या कोई ऐसी वैसी, कुछ ऐसा है नहीं। इट्स ए प्रिजम्पशन ऑफ द माइंड। ऑटोप्सी पे कोई उनके फाइंडिंग ऐसी नहीं मिलती हैं जब पोस्टमार्टम किया गया कि जो ये सजेस्ट करती हों कि वो हैबिचुएटेड हो सेक्सुअल एक्टिविटी को, या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन वगैरह हुआ। अब इस सर्कमस्टांसेस में अब ये डिटेक्ट करता है। इसमें देखिए कि रात को पेरेंट्स होते हैं, सुबह सर्वेंट आती है, वो देखती है कि बाहर कुंडा लगा हुआ है तो वो घंटी बजाती है या कुंडा खटखटाती है, जो कुछ भी है। तो ये जग के जाती है, तो वो कहती है कि मैम साहब बाहर से ताला लगा हुआ है। तो शी थॉट कि ये
कुंडा लगा के ताला लगाया होता, चाबी फेंक दो। तो बाहर की चाबी रहती थी उनके पास में, अपने रखते ही हैं लोग, वो एक चाबी सर्वेंट के पास रखते हैं, है ना। तो वो उसने कहा कि आप नीचे चाबी फेंक दो, मैं लेकर के स्टेयरकेस से साइड से, तो मैं लेकर के ऊपर आके इसे खोल लूँगी। वो फेंक भी देते हैं, लेकिन तभी वो रियलाइज़ करते हैं कि कुंडा लॉक्ड नहीं है, खाली लगा हुआ है। तो वो अंदर आती है, तो अरे चाबी तो ले नीचे से, तो वो चाबी लेने चले आए, चाबी लेके ऊपर आगे, कुंडा देखा वो लॉक्ड उसमें था ही नहीं, खाली ऐसे लगा हुआ है कुंडा, लॉक्ड नहीं है। वो अंदर आती है, वो अपने कमरे जाके सोती हैं सीधी, ठीक है। अब ये लड़की ये जब इसके कमरे में जाती है सर्वेंट, तो देखते हैं कि आगे वो मरी हुई है, इसका लड़का, उसके गला कटा हुआ है। तो वो चिल्लाती है, तब वैसे पता चलता है कि हाँ ये है। अब उसके बाद में काफ़ी चीज़ें वहाँ हैं, उसका पैर था जो एक आदमी का वहाँ पे बना हुआ, वो भी था, जो बॉटल थी उस पर भी ब्लड के निशान थे। उसने बोतल बार क्या मतलब जो शोकेस में बोतल रखी थी वो बाहर टेबल पे पड़ी है, उस पर फिंगरप्रिंट के निशान से, गिलास है वहाँ भी फिंगरप्रिंट के निशान से, ये सब मिल रहे हैं आपको। लेकिन वो कुछ प्रिजर्वेशन नहीं हुआ, फुटप्रिंट भी नहीं रखा गया, वो प्रिजर्व नहीं हुआ। तो ये सब एक मिस्टेक हो गई, है ना। एक तो ये हम कहेंगे कि मीडिया सब वहाँ घुस गया। तो एक जो ट्रेस एविडेंस है जिसकी सबसे पहले आपने बात की, इसको हम लोकार्ड प्रिंसिपल बोलते हैं, है ना। कि लोकार्ड यानी कि लोकार्ड प्रिंसिपल क्या कहा गया, कोई भी चीज़ अगर दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में आएंगे, वो अपनी अपनी ट्रेसेस एक दूसरे पे छोड़ के जाएंगे। मैं आपके कमरे में आऊँ, कुछ छोड़ के जाऊँगा और कुछ जहाँ से लेके जाऊँगा साथ में, वो ट्रेसेज होती हैं। तो उन ट्रेसों का मिलान किया जाता है, मिल जाती हैं, तो सब ये ठीक है, ये आदमी था, ये इस जगह पे आया, पक्का हो जाता है। तो सेम चीज़ वहाँ पे थी। आरुषि को जब मारा गया है, अंदर मारा है, तो उसका वेपन का ट्रेल था, पूरा ट्रेल, जिसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं करता, ठीक है। जब एक दिन बाद या 2 दिन बाद ऊपर वाला कमरा खोला, ऊपर छत खोली गई, जब किसी ने कहा कि साहब छत पे देखो क्या है, क्योंकि वो नहीं मिल रहा था, सर्वेंट जो है वो मिसिंग था। तब तक उसी पे शक जा रहा था। है जी, तब तक उसी पे शक जा रहा था। उसी पे शक जा रहा था। और वो देखा जब खोल के ऊपर उन्होंने ताला खोल करके और छत पे देखा, तो उसी की लाश वहाँ पड़ी हुई है, उसी की लाश पड़ी हुई है। अब सवाल ये है कि उसकी लाश वहाँ पहुँची है, किसी ने मारा है। अब सारी इस सीन को रिकंस्ट्रक्ट करो कि कैसे हुआ होगा। तो उसमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स दोनों सो गए, अपने एज यूजुअल जैसे सोते थे। 6 बजे के करीब बच्ची तो आई, पेरेंट्स आए, उसका जन्मदिन था दूसरे दिन। तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की जो उन दिनों में चलती थी एक वो परचेज के लिए अमेजन की तरह, हैं, हाँ ई कॉमर्स साइट, तो उससे कैमरा मंगवाया था उसके लिए, वो कैमरा दिया। बच्चे की एक बड़ी वो होती है देखने की क्या मिला है जल्दी से, तो उसने खोल खाल के उसके साथ खेलने लगे। यानी कि थोड़ा उस दिन लेट सोई होंगे, क्योंकि उन्होंने खोला खाला, फ़ोटो भी लिए 1-2, पेरेंट्स गए, फिर पेरेंट्स चले गए अपने सोने के लिए, थके हुए आए काम वाम करके, जब वो ये अपने साथ कमरे में खेलती रही। अब इस पीरियड में कोई आता है हु इज़ नोन टू बोथ आरुषि एज वेल एज दैट सर्वेंट, क्योंकि सर्वेंट इनको खाना बना खिला करके फिर खुद खाना बना के खाता था, बना के क्या फिर खाता था खुद, फिर टेबल वेबल सब सर घर का साफ करके फिर जाके सोया था। तो मतलब करीब वो 11-12 बजे जाके सोता था। प्राइवेट सर्वेंट ऐसे ही हेल्प्स जो है वैसे ही करती हैं कि अपना सारा सारा काम करके निवृत्त होकर सोते हैं। तो वो निवृत्त होकर सोता था। अब मेरा ये मानना है कि भाई somebody has come during this time। आरुषि जग रही है क्योंकि उसके बाद नया खिलौना मिल रहा है। हेमराज जो उनका सर्वेंट है वो भी जग रहा है क्योंकि उसने सारा काम करके सोना है और अब खुद भी खाना खाना है। उसी वक्त कोई थर्ड पर्सन हु हैज समथिंग टू डू विद द हेमराज। अब इसमें याद रखने की बात आपको ये है कि एवरी डे ऑलमोस्ट फॉर 1 or 2 hours शी इज़ ऑल अलोन विद द हेमराज। यानी कि जो भी कोई मिलने आता होगा हेमराज से वो इसी पीरियड में आता होगा, शाम को आते हैं अक्सर,
या दिन में भी आता है तो कभी इवनिंग में आएगा। तो वो उसकी जान पहचान आरुषि से भी है, बिकॉज एनीबॉडी हु इज मीटिंग हेमराज, वो आरुषि भी उसको देखेगी जब उसके पेरेंट्स नहीं है तो, है ना। तो यानी कि वो उसको जानती है। तो इसलिए उस दिन भी जो आया है वो ऐसा आदमी आया है, उसने जो कुछ भी करना था वो हेमराज के साथ करना था। उसका जो लेन देन हो या कुछ भी हो, एनिमिटी हो, व्हाटएवर उसका डिस्प्यूट था, वो हेमराज के साथ है। तो आकर के हेमराज से उसने कहा होगा, जैसे मान लेते हैं, मैं कल्पना के पैसे ही हों तो वे मेरे पैसे दे वापस। तो उसने कहा होगा यार नहीं है तो थोड़ा बात बढ़े, तो उसने कहा चुप करो यार, ऊपर चलते हैं, छत पे बात करेंगे। हाँ बच्चे यही है, ठीक है। तो उसको छत पे ले गए, वहाँ उनका झगड़ा हुआ और उसमें उसने उसको मार के, क्योंकि वहाँ पे उसका ब्लड मिलता है। उस आदमी ने कूलर के पानी में हाथ धोए हैं मार करके। उस आदमी का गिरते पड़ते दीवार पे पूरा निशान, पंजे का निशान है। और जहाँ दरवाजे का कुंडा है, कुंडे पे ब्लड लगा है, दरवाजे पे ब्लड लगा है, दरवाजे पे फिंगरप्रिंट्स हैं, हर जगह। बाहर की तरफ भी कुंडा जो लगाते हैं उसमें भी वहाँ पे ब्लड और उसके प्रिंट्स हैं। व्हाट मोर यू वांट? खुली किताब की तरह। खुली किताब की तरह। अब उसमें कम से कम प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन ही की जा सकती थी। प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं कि ये नहीं है, बिल्कुल। हमने भी खाली इतनी साइज ले ली और जितने भी आपके सस्पेक्ट हैं उनसे मिलाते गए, तो जो उससे छोटे या बड़े हैं वो एक्सक्लूड हो गए ना, बिल्कुल कि ये तो नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मुझे भी एक इस चीज़ को जानने की वो है कि मैं बार बार कह भी रहा था कि भाई ये जो हैंड प्रिंट आपके पास में है, ये जो प्रिंट्स इधर पड़े हैं, एक फुटप्रिंट भी था लेकिन वो मेरे देख जाने के बाद भी वो जितना था उतना भी रहा नहीं, बिकॉज एंट्री वाज फ्री फॉर वन एंड ऑल। ठीक है, कुछ शायद हो सकता है पेरेंट्स ने बाद में जब सारी सफाई कराई तो सफाई करने वालों ने कर दिया हो, नोबडी नोस। फिर वेपन का वो निशान जो बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट करता है कि 2 कट मारे गए हैं। फर्स्ट कट नेक वाला है, सेकंड कट हेड वाला है, वो बिल्कुल इंडिकेट करता है, क्योंकि हेड का ये पोर्शन इतना वास्कुलर होता नहीं कि इतना ब्लड उस पर लग जाए। नेक वाला बहुत गहरा है, तो यानी कि हुआ ये, पहले ऊपर उसने उसको मारा, मारने के बाद उसके इमीडिएट दरवाजे के आरुषि ने देख लिया है, तो सुबह बता देगी सब, सुबह बता देगी कौन अंकल आए थे, बिल्कुल। तो पकड़ा जाऊंगा। तो उसके लिए कंपल्शन है मारना। आई विटनेस को मारना क्रिमिनल का एक कंपल्शन हो जाता है, अदरवाइज वो तो पकड़ा ही जाएगा। आते सबसे पहले आरुषि को पूछेंगे भाई रात को कौन आया, बोले फलां अंकल आए थे। फिर क्या हुआ, फिर वो ऊपर चले गए, तो वो तो गया। तो इसलिए ऐसे लोग जो हैं हमेशा ऐसे आई विटनेस को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए उसने उसको मारा, एक पहले गला काटा, सो गई थी तब तक वो, फिर उसने ऊपर किया तो उससे ट्रेल बना, और सेकंड उसने मारा वो सिर पे लगा, सिर पे सीधा नहीं लगा ब्लेड वाला साइड, वो लगा उल्टे वाला साइड, इसलिए फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर और डीप वुंड हो गया वहाँ पे। तो ये मेरा प्रिजम्पशन है कि इस प्रिजम्पशन को कंसिडर करना चाहिए था टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, है ना। तो अब वो नहीं हुआ कैसे, या लिमिटेशन होंगे, हो सकता है उन्होंने पे इस पे जांच करने की कोशिश की हो, किसी को पकड़ा नहीं पकड़ा, लेकिन एक्सक्लूजन किया जा सकता था। ये मेरा पक्का है कि भाई कहीं ना कहीं जो फिंगरप्रिंट है डिकीस्ट का मिलना कोई मुश्किल काम नहीं था। और कुछ ऐसी हिस्ट्री मिली थी कि रिसेंटली उसने कुछ लोन लिया था अपना घर वर बनाने के लिए नेपाल में ही, है ना। तो उसके रिकॉर्ड्स में तो कोई उसको आसानी से एक्सक्लूड कर सकते थे, साइज से भी कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर सकते थे, बिल्कुल, है ना। तो पेरेंट्स को तो कम से कम एक्सक्लूजन किया ही जा सकता था। तो ये मेरे को भी बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लगा। फिर उसमें ये भी थ्योरी निकल करके आई कि आरुषि के हेमराज के साथ संबंध थे, और फिर उसके बाद उनके माता पिता को पता चल गया था। संबंध होता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखते नहीं क्या, उन्होंने बिल्कुल क्लीन चिट दी है। भाई संबंधों का मतलब ये कि देर मस्ट भी, अगर एक बार मल्टीपल बार, तो उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन पे बिल्कुल उसको जाहिर हो जाता है, वो कुछ छुप नहीं सकता,
It cannot be concealed on the postmortem examination. तो ऐसे कोई एविडेंस नहीं लिखी हुई है। सर इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से क्राइम सीन कंटेमिनेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब कोर्ट में मामला जाता है तो कहीं ना कहीं एक ना बहुत बड़ा लूप होल नज़र आता है। क्या आपको लगता है कि इंडिया में लॉ रिफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली क्रिमिनल लॉ? देखिए ऐसा है, दो पार्ट है। एक इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के बाद में आपका ट्रायल शुरू होता है। जुडिशियल रिफॉर्म्स बाद की बात है, उससे पहले आपको इन्वेस्टिगेशन की बात है। अब इन्वेस्टिगेशन में मैं बार बार जैसे कहता हूँ, पहले भी कहता था अब भी कहता हूँ कि भाई आपको एक तो पुलिस को ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, कांस्टेबल से लेकर सबको ट्रेनिंग, और उसमें मिनिमम प्रोटोकॉल्स हर सिचुएशन के लिए वो उनको रटा के छोड़ देना चाहिए, और एक एक कॉपी उनके पास हमेशा रहने का मैंडेटरी कर देना चाहिए। तुम्हें ये प्रोटोकॉल रखो अपने पास में, या थाने में कम से कम उन प्रोटोकॉल्स की कॉपियाँ पड़ी, उससे जाने से पहले एक नज़र डाल लें, हमने मर्डर केस है, एक्सीडेंट केस है, ये केस है, ये हमने करना ही करना है। बाहर ऐसे ही होता है, आप कोई वहाँ इंस्ट्रूमेंट भी देखेंगे रखा हुआ कहीं भी, तो उसके साथ में उसका जो है प्रोसीजरल लगा रहता है, पहले इसको ऑन करो, ये बटन ऑन करो, इतना ऑन करो, स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो वैसे प्रोटोकॉल होने चाहिए कि आप गए हैं, व्हीकल एक्सीडेंट केस है, दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कलेक्ट, ये ऑब्जर्वेशन। तो वो हालांकि फॉर्म्स हैं बने हुए हैं, बहुत पुराने फॉर्म्स बने हुए हैं, और उसमें प्रोटोकॉल के रूप में नहीं है, मतलब कंपल्शन जो होता है, ये चीज़ तो आपको लेनी है, ये करनी है, ये नहीं है, नहीं अगर नहीं है तो उसको आप क्रॉस करेंगे या एक्सप्लेनेशन देंगे, इसलिए नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ये करके। तो वो जब तक नहीं होता, और वो ट्रेनिंग पार्ट जो है जब तक पूरा नहीं करवाते, तो फिर ऐसे मिस्टेक्स होती रहेंगी। क्योंकि इसी वजह से जब कोर्ट के जब जजमेंट पढ़ते हैं तो फिर उसमें ज़्यादातर फिर यही निकल के आता है कि या तो सर्कमटेंशियल एविडेंस पे छूट गया, या फिर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर बहुत गंभीर सवाल उठते हैं। हमेशा यही उठता है, यही कहता है कोर्ट को भी, ये नहीं कहता भी इसने क्राइम नहीं किया है इसलिए हम छोड़ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन कुड नॉट प्रूव, बियॉन्ड डाउट वो इसको प्रूव नहीं कर पा रहे इसलिए हम छोड़ रहे हैं। तो वो प्रूव जो 100% करने की प्रक्रिया है, उस करवाने की जो प्रक्रिया है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा पार्ट होता है उसमें ट्रेनिंग शुरू हुई है, मैं ये नहीं मानता, पहले बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। फिर ये काम NICF ने शुरू किया सबसे पहले, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब वो बंदी कर दी गई है, उसको किसी यूनिवर्सिटी में मिला दिया गया, BSc MSc की डिग्री देते हैं फॉरेंसिक साइंस की अब वो। लेकिन पहले वो सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स, जजेस को, इन सब को करते थे। जुडिशियल एकेडमीज़ भी बनी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक भोपाल में है सबसे बड़ी नेशनल जुडिशियल एकेडमी। तो ट्रेनिंग का वो दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और उसकी अप्रोच करने की ज़रूरत है। इसे दिस इज द जो अप्रोच, वहाँ पे उनको क्या सिखाना है ये तय करने की ज़रूरत है। जो सिलेबस बनाना है, उनका सब्जेक्ट मैटर बताना है उनको। फिर जैसे मैं सोचता हूँ जज को अगर बताने की ज़रूरत है तो उसको ये कानून बताने की ज़रूरत नहीं है, कानून तो जानते हैं, कानून तो हम उनसे सीखेंगे। उनके साथ बात करने की है, मॉरल प्रिंसिपल्स उसके साथ बात करने की है, कैसे आप सच और झूठ में पता करोगे, उनको साइकोलॉजी समझाने की ज़रूरत है। अच्छा, वो चीज़ वो समझना भी नहीं चाहते, बिकॉज यार एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को आप मॉरलिटी की बात करोगे, है ना। जबकि एक्चुअली ये चीज़ें सब एडवांसमेंट है समाज में, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये आपके माइंड सेट को बनाने में तो ये चीज़ें आपके काम करती हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, वो छोटी छोटी चीज़ें उनको सब समझाई जाए वहाँ पे, है ना। तो जो उनका करिकुलम और सिलेबस है वो इस तरह से हमने बनाना है कि वो इन्वेस्टिगेशन को समझ सकें, साइकोलॉजी को समझ सकें पूरा, है ना, क्रिमिनल को भी समझ सकें, पुलिस की उधर। तो वो ट्रेनिंग मॉड्यूल जो बनाने पड़ेंगे वो ऐसे बनाने पड़ेंगे जिससे कि उनके सारे दरवाजे खोले जाएं। अदरवाइज उनको क्या, अब सुप्रीम कोर्ट का जज मान लो बैठा है, या कोई हाई कोर्ट का जज ही ट्रेनिंग के लिए आया है, या सेशन जज ही आया है फॉर दैट मैटर, या मजिस्ट्रेट आया है, उसके बारे में कानून क्या बताऊंगा, और खाली एविडेंस के फंडामेंटल भी क्या बताऊंगा। उसको रोज़ देखता है, वो फंडामेंटल्स को अप्रिशिएट कैसे करना है, समझना कैसे है, वो डिस्कशंस उनके साथ में होंगे जब। तो ये एक बड़ी लंबी प्रोसेस है, और ये प्रोसेस इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में इसका लैक है। इवन USA में भी
बहुत केसेस कंटेस्टेड होते हैं और बहुत से कमेंट्री उन पे वहाँ पे आती है ना, क्योंकि एक प्रजम्पशन होता है कि जज जब बन गया आदमी तो हम सोचते हैं ही नोज एवरीथिंग, अब इसको कौन समझाएगा, कौन उसको पढ़ेगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जब आप क्लासरूम में बैठे हो तब आप दूसरी तीसरी चौथी क्लास के बच्चे की तरह हो, और फिर सिलेक्शन ऑफ द पीपल जो पढ़ाएंगे वहाँ पे अगर उसी स्ट्रीम में से निकाल के उन्हीं लोगों से आप पढ़ा दिया तो वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ही हैज़ बीन डूइंग द सेम थिंग। एक दो चीज़ें बस जल्दी जल्दी से, जैसे कि क्रूएल्टी, जब क्रूएल्टी की बात करते हैं आजकल इतना देखा जा रहा है कि एक तो होता है कि मर्डर के केसेस में ज़्यादातर ये होता है कि हीट ऑफ द गुस्सा आया और हीट ऑफ द मोमेंट में काम हो गया, लेकिन कुछ सारे केसेस में ऐसा भी है कि जिस तरीके से क्रूएल्टी की जाती है, बर्बरता की जाती है और टुकड़े किए जा रहे हैं 30 40 50, ऐसा क्या मतलब साइकोलॉजी होती है इसके पीछे कि इस तरीके की चीज़ें हो जा रही हैं? देखिए आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। कि हम मर्डर करने वालों को जो लोग हैं वो कैसे क्लासिफाई करें। देखो एक मर्डर तो होता है जो इंसिडेंटल कोइंसिडेंटल गुस्से में आदमी के बदले की भावना से देयर इज सम रीज़न बिहाइंड और आदमी कर देता है, ठीक है, उसको आप एक कैटेगरी में रख दीजिएगा। दूसरा, उसमें से कुछ ऐसे मर्डर हो सकते हैं जहाँ पे उसका इतना अपमान ज़्यादा हुआ हो कि वो सोचता है कि रिवेंज इज ए रिवेंज, उसका डीप इतना उसके दिमाग में हो जाता है कि वो टुकड़े कर दिए और कर दिए। और एक दूसरा होता है जैसे निठारी वाला केस है ना, आपके पड़ोस में ही है, तो वो केस है जहाँ के आदमी लेता है टुकड़े। वो दो अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, ये दोनों अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। ये जो दूसरी तरह के लोग हैं जो बहुत से लोगों को मारते हैं, उनके टुकड़े करते हैं, म्यूटिलेट करते हैं, और है these persons they are not falling in the category of normal persons, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कैटेगरी जो होती है वो साइकोपैथ्स की होती है, ठीक है ना। तो साइकोपैथ जो होते हैं वो सीरियल मर्डर में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। एक अंदाजे से देखा गया है कि रफली जितने दुनिया में साइकोपैथ हुए हैं लगभग 75% उनमें से 75% ये सीरियल किलर्स में या इस तरह की हरकत करने वालों में साइकोपैथिक ट्रेट्स या ट्रेट्स देखे गए हैं। 50% फ्रैंक साइकोपैथ्स होते हैं और बाकी के 25% जो है उनमें ट्रेट्स होते हैं, किसी में 3 ट्रेट हैं, किसी में 4 ट्रेट्स हैं साइकोपैथी के जो सिम्टम्स दिखाए गए तो उनमें से हो गए। तो वो तो एक उनकी एक सिकनेस है, एक दे आर नॉट मेंटली नॉर्मल पीपल, दे आर कॉल्ड एज ए साइकोपैथ। तो ज़्यादातर उस तरह की कैटेगरी के लोग जो हैं वो टुकड़े टुकड़े करके फेंकने में, डिस्पोजल में करते हैं। डोपामाइन हिट होता है उनका, डोपामाइन हिट होता है उनसे उनका, या फिर इससे क्या होता है सर? ऐसा होता है कि देखिए साइकोपैथिक पर्सनालिटी जो है उसका पहले आप समझने की कोशिश करो कमी क्या है, क्यों करता है ऐसा वो। नंबर 1, उनमें इमोशंस नहीं होते। नंबर 2, उनमें एम्पैथी नहीं होती। एम्पैथी, प्यार, ममता जो है ये उसमें नहीं होती, इसका अभाव होता है, ठीक है। तीसरा, रिमोर्स नहीं होता। आप कुछ भी गलत काम कर देते हैं आपको तुरंत पश्चाताप होता है, उन लोगों को ये रिमोर्स नहीं होता। चौथा, ग्रेडियोसिटी होती है, वो अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। एंटाइटल्ड समझते हैं कि मैं तो ये करने के लिए एंटाइटल्ड हूँ साहब, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो एंटाइटलमेंट होता है, कोई भी गलत काम करे तो मैं तो कर सकता हूँ, आई एम स्पेशली एम्पावर्ड, ठीक है। अब जिसमें ये मेरे बाकी और बहुत टाइम बहुत लगेगा उसमें, तो जैसे मान लो आप इन 4 पॉइंट को लो जिसके अंदर न रिमोर्स है न एम्पैथी है, वो व्यक्ति को किसी आदमी को मारने में न दुख हो रहा है न ही उसको पश्चाताप हो रहा है, यानी कि उसको किसी तरह का कोई एजिटेशन नहीं है, शांत है। मैं अगर किसी के चाकू मार दूंगा तो मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा, है ना। ये आपके हाथ से कोई मर जाए तो, कोई चूहा भी मर जाए तो आदमी कांपने लगता है, पर उनको ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज इमोशनली बिल्कुल स्टेबल होते हैं, भावनाएं कुछ होती नहीं, रिमोर्स पश्चाताप कुछ होता ही नहीं। तो वो फिर क्या करते हैं लोग कि जैसे उसने एक आदमी का मर्डर किया तो बड़ा कूल रहता है वो,
इट डजंट फील डिस्टर्ब्ड। तो फिर आराम से वो उस बॉडी को डिस्पोज ऑफ करेगा, जितनी भी एविडेंस है उनको समाप्त करेगा। इसीलिए साइकोपैथ का किया हुआ मर्डर कभी डिटेक्ट नहीं होता पूरा। अगर आप इनकी इतिहास जितनी कहानियाँ पढ़ोगे, कभी भी डिटेक्टिव उनको डिटेक्ट नहीं करते, वो खुद अपनी गलती से पकड़े जाते हैं। इंसिडेंटली पकड़े जाते हैं, इंसिडेंटली पकड़े जाते हैं। कुछ ऐसा कोई मेजर मिस्टेक हो जाती है या ऐसे कोई मेजर मिसहैप हो जाता है कि पकड़ में आते हैं। दैट्स वाई दे आर एबल टू डू 20, 30, 40 मर्डर्स, क्योंकि वो बड़े इत्मीनान से काम कर रहे हैं। हो सकता है उसने डेड बॉडी मार करके अपने खाट के नीचे रखी है और आप गए हैं, आराम से गए हैं, तो वो खाट में उसका जो क्या कहते हैं चद्दर होगी नीचे कर देगा, उसको दिखे नहीं, आपके साथ बैठ के चाय पिएगा, सब कुछ करेगा। आप कहोगे तो आपके साथ मूवी देख के आ जाएगा, आकर के फिर रात को आराम से उसको डिस्पोज ऑफ करेगा। तो उनकी ये मनस्थिति होती है। और ये कोई रेयर चीज़ नहीं है। एक रफ आंकड़े के हिसाब से पहले माना जाता था कि 100 में से 4.5 आइदर साइकोपैथ या साइकोपैथिक ट्रेट हो सकते हैं। बहुत समय कुछ 4-5 ट्रेट होंगे, पूरे साइकोपैथ नहीं है। अब रिवाइज्ड उन्होंने की हैं अपने क्राइटेरिया, PCLR उसको बोलते हैं, ठीक है, साइकोपैथिक चेक लिस्ट, R मीन्स रिवाइज्ड। अब उसके हिसाब से उन्होंने थोड़े स्ट्रिक्ट किए हैं। वो टोटल पॉपुलेशन निकल के आई है 1.2%, यानी कि 1000 में से 12 आदमी जो हैं वो आपके साइकोपैथ है, ठीक है ना। तो ये हर जगह कहीं मिल सकते हैं। आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो भी है। डिटेक्ट नहीं होगा कभी भी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि उनका जो पर्सनल बिहेवियर है बहुत चार्मिंग होता है। दे आर वेरी चार्मिंग, दे आर ऑलवेज वेरी वेल ड्रेस्ड। खास करके जूते तो चमकते हुए मिलेंगे ही मिलेंगे उनके, हमेशा वो देखने के लिए मैं कैसा लग रहा हूँ। फिर लोगों से बातें सीखते हैं वो कि कौन सी बात से लोग अप्रिशिएट करते हैं। उसमें कोई इमोशन नहीं है, एक्टिंग है ना। तो एक्ट लर्न करते हैं समाज से, दूसरे लोगों पे प्रभाव डालने के लिए सीखा हुआ व्यवहार होता है, लेकिन उसकी डेप्थ कुछ नहीं है। नैना साहनी मर्डर केस को लेकर के, जिसे तंदूर हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, जिस तरीके से उसको बॉडी को तंदूर में जलाया गया, और वो अपने आप में एक इतना हीनियस क्राइम था कि बॉडी लगभग पूरी जल चुकी थी। फिर उसके बाद आपके पास वो केस आया और फिर आपने अंततः उसमें, अब तो उसके जो अक्यूज्ड हैं वो 24-25 साल के बाद बाहर आ गए हैं। तो कैसे आपने उसका खुलासा किया, और जब वो बॉडी आई सबसे पहले आपके पास, तो वो किस अवस्था में आई थी? देखिए ऐसा है, वो बॉडी आई थी पहले दूसरे हॉस्पिटल में, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने पोस्टमार्टम किया और बर्न है ये है करके उसको कर दिया था। मतलब कि कोई पुलिस को कोई ऐसे डाउट वाली बात उसमें नहीं नज़र आ रही थी। तो उस वक्त जो इंचार्ज थे उनके मैक्सवेल परेरा थे, SP, तो उनको थोड़ा शक था। तो मेरे को उन्होंने फ़ोन किया कि भाई डोगरा साहब ऐसे ऐसे है, वो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एक पोस्टमार्टम हुआ है और मैं चाहता हूँ कि साहब आप उसको दोबारा से देखें। तो मैंने कहा भी ऐसा है, मैं उसको डॉक्टर का जानता था, मैंने कहा मैं उसको फ़ोन करता हूँ, वो अगर कहेंगे तो मैं चला जाऊँगा, मैं मना नहीं करेंगे, मेरे दोस्त है। तो खैर मैंने फ़ोन किया तो मना कर दिया उन्होंने कि नहीं आप नहीं आ सकते। तो मैंने उनको कहा मैं नहीं आ सकता। तो बोले ठीक है, वो तो मैं, तो फिर बोले कैसे जाओगे आप? मैंने कहा आप बोर्ड बना लो, लेफ्टिनेंट गवर्नर से बोर्ड बनवा लो। बोले ठीक है। तो उन्होंने फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर से बोर्ड बनाया 3 लोग। मैंने कहा 3 लोग डाल दो। तो मैं था, भरत सिंह थे और एक और डॉक्टर SK खन्ना, 3 लोगों ने बोर्ड बना दिया। फिर फ़ोन किया मेरे को कि बोर्ड बन गया है। सुबह बड़ी फास्ट हुआ ये काम, अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने बोर्ड भी बनवा दिया। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप मेरे को गाड़ी भिजवा दो, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी उन दिनों में, कोई भी व्हीकल में रखता नहीं था। तो मैंने कहा आप पुलिस की गाड़ी बैठा दे तो मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो बोले फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो सीन ऑफ क्राइम है वहाँ पे एक चक्कर लगा के भी आ जाओ, कोई थोड़ा सा नज़र मार लो आप। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो SHO आए थे, SHO कनॉट पटेल, मुझे अब भी याद है, तो वो मेरे पास में आए।
मैं नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, नाम नहीं याद आ रहा, गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो मेरे पास में आए, तो बोले चलो ठीक है। तो मैंने देखा वहाँ पे, तो वहाँ पे जहाँ एसी लगा था उसके ऊपर कुछ लकड़ी का एक पैनल लगा देते हैं ना, तो उसमें छेद था, एक और छेद था। तो हमने कुछ लग रहा है ऐसे बुलेट का होल वगैरह हो। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इस पर करते हैं इन्वेस्टिगेट। मैं इतने बात हो कर के, और ये हम फिर वापस में वहाँ पहुँच गए, हम लेडी हार्डिंग पहुँच गए। तो पूरे दिमाग में मेरे घूमता रहा कि यार कुछ इसको होना चाहिए। उधर उन्होंने भी, पुलिस ने दोबारा से रीचेक किया तो उनको भी लगा, और आसपास में से पूछा तो उन्होंने पता चला भाई यहाँ कभी कभी गोली चलने की ऐसी घटना यहाँ हुई है। तो वो मैंने कहा फिर एक्सरे करवाएंगे हम। तो जहाँ थे हम वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि हम एक्सरे नहीं करेंगे। तो मैंने कोई बात नहीं, हम इसको कहीं और ले सकते हैं। डॉक्टर भरत सिंह जो है सिविल, उस वक्त वो सिविल हॉस्पिटल चलाता था और वो उसके मेडिकल सुप्रेंट थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो हमने साहब, उन्होंने कहा चलो मेरे साथ मेरे यहाँ चलते हैं। गए वहाँ, एक्सरे करवाया तो आगे बुलेट पड़ी 2 अंदर। फिर हमने कहा कि हम बॉडी हम वापस नहीं ले जाएंगे, वहीं पे पूरा कर देंगे इसको। तो वहीं पे उनके फिर वो सिविल हॉस्पिटल ले जा करके, मोर्चरी थी, क्या कहलाता है वो, सब्जी मंडी, तो वहाँ पे सारे कंप्लीट किया गया। फिर इस तरह से रिपोर्ट बना के आप लोगों ने सबमिट की कि बुलेट से डेथ हुई है, बर्न से नहीं है। बर्न जो है वो पोस्टमार्टम है, यानी कि इसने बुलेट से इसको मारा है। और फिर उसके ऊपर जब हुआ तो सब उसने बता दिया कि साहब मैं ऐसे ले गया था वहाँ तक, बुलेट ही मैंने मारी थी, बिकॉज कोई लड़का था जिससे उसके संबंध थे और उसको फ़ोन करती थी, उसको डाउट था। और वो कुछ सिस्टम जो फ़ोन में होता है, क्या वो 0 घुमाते थे तो लास्ट टेलीफोन नंबर जो आपने यूज़ किया होता था वह बात हो जाती थी। तो उस ढंग से उसने डिटेक्ट किया था, तो वो फिर सारा कुछ उसने बता दिया और फिर उसी पे चलता रहा। फिर उसकी आइडेंटिटी का भी चला, बहुत ज़्यादा जल चुकी थी। तो फिर आइडेंटिटी के लिए उसका डीएनए किया, हमें लोगों ने किया डीएनए उसका, डीएनए करके। और फिर उसके बाद में हाँ, वो फैमिली ने मना कर दिया क्योंकि डीएनए में उस वक्त 2-3 महीने लगते थे करने में। तो मेरे यहाँ बॉडी उसकी बहुत लंबे टाइम तक पड़ी रही। उन्होंने कहा जब तक नहीं होगा तब नहीं करेंगे हम। तो हमने सुपर इम्पोजिशन भी उस पर अटैम्प्ट किया। उसके स्कल के 36 टुकड़े उस वक्त हो चुके थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। स्कल के 36 टुकड़े? हाँ, वो बर्न से डाल रखा ना, तो जल के वो सब स्विचर्स वगैरह खुल के। तो मेरे समझ में आया कि कैसे इसको वापस रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। सुपर इम्पोजिशन की बात भी चल रही थी। तो मैं गया इसमें नेशनल म्यूज़ियम में, और नेशनल म्यूज़ियम में जाके मैंने उनसे बात की। मैंने कहा आपके यहाँ पे मैं देखता हूँ मटका टूटा होता है तो उसको आप वापस रिक्रिएट करते हो टुकड़ों टुकड़ों से मिला करके। बोले छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और आप पूरा मटका बना देते हो, ये क्या आर्ट है? तो बोले जी इसके लिए हमारे पास स्पेशल आर्टिस्ट होते हैं। तो मैंने कहा यार मेरे पास ऐसे ऐसे स्कल है वो जिसके 35-36 टुकड़े हैं, उनको क्या रिक्रिएट कर सकते हैं क्या ये? बोले हाँ कर देंगे। तो श्याम लाल उसका नाम अब भी मुझे याद आता है, वो काफ़ी सीनियर बंदा था। तो साहब ठीक है। तो उसको कहा भी जब तक डॉक्टर साहब का काम नहीं होता आप डॉक्टर साहब को ही रिपोर्ट करेंगे। तो मेरे यहाँ ही आके काम करता था। हमने उसका सब लगा के दे दिए एंड बड़ा फंटास्टिक मेथड था उसका, वेरी गुड आर्टिस्ट। मैंने लाइफ में ऐसा बंदा देखा नहीं। वो एक टुकड़ा लिया, उसके अंदर नीचे अखबार लगाता था पहले, फिर थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाता था इसका, प्लास्टर पेरिस का, हाँ, वो करके उसने बिल्कुल एब्सोल्युटली स्कल बना के दे दिया हमको। तो बड़ा परफेक्ट। फिर मैंने सुपर इम्पोजिशन वाला बात की कि हम तो सुपर इम्पोजिशन करवा रहे हैं, उधर डीएनए की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेन टाइम ही उनके ब्रदर्स जो भी फैमिली थी उनको कुछ आ गया और वो कहने लगा अच्छा हम बॉडी ले जाएंगे। तो फिर वो बॉडी ले गए। लेकिन हमने उसका वो भी रिकन्स्ट्रक्शन उनको दिखा दिया, उनको करके देखो थोड़ा आइडिया अगर लगा। ये आपने अपने करियर में पहली बार फेस रिकन्स्ट्रक्शन करवाया? हाँ, फ्रॉम 36 पीसेस ऑफ द स्कल। 36 पीसेस ऑफ द स्कल, बिल्कुल उसका फेस पूरा, ये सारा पार्ट जो है 36 पार्ट्स में था उसका। क्योंकि बर्न किया तो बर्न से क्रैक्स हो जाती है बोन्स में, ये दिस इज नॉन थिंग। तभी तो आदमी को बर्न करते हैं ना, तो एक डिग्री पे जाके सब कुछ खत्म है। लॉन्ग बोन्स वगैरह जो बिग बोन्स बच जाते हैं, उनके टुकड़े बच जाते हैं, बाकी सब क्रैक हो जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं। तो उसमें भी ऐसा ही हो गया था। तो वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग याद आता है।
अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव फोटोग्राफ, क्योंकि उन दिनों में फोटोग्राफी इतनी ज़्यादा इजी नहीं थी। अब तो हम ये सब है, फोटोग्राफ वगैरह है, सब है। तो ये कब का केस है, कौन सी? सन 95 का, 95 का है ना? हाँ यही। तो तब तक हमारे पास डीएनए आ गया था, लेकिन वही लगते 3 महीने थे उसमें। तो हमने कहा भी देखो डीएनए का वेट करोगे 3 महीने हमको वेट करना पड़ेगा। बट सम और अदर लेटर ऑन दे देमसेल्व्स केम, और उन्होंने कहा सब जब कल दिखाया ना उनको, तो फिर वो समझ गए कि यार ये तो डीएनए भी करके हमको दिखा देंगे, तो इसका मतलब हमारे ये है। सर बस चलते चलते एक चीज़ और, जिस तरीके से आपने फेस रिकंस्ट्रक्शन की बात करी, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन की बात करती है, बात चलती है, क्या कोर्ट क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन को अब बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करता है कि जिस तरीके से क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन होता है वही? देखो अभी मैंने तो इतने काफ़ी क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट किए, और इसमें कुछ केसेस ऐसे रहे हैं कि जहाँ पे कोर्ट ने उनको देखा और एक्सेप्ट किया, जैसे बाटला उसमें हमने पूरा रिकंस्ट्रक्शन किया था, बड़ी मेहनत से किया था, और कोर्ट ने बाकायदा उसको दिखाया वहाँ कोर्ट रूम में, डिफेंस को, सबको, एक्यूज सभी जो थे वहाँ पे, एंड परमिटेड देम टू आस्क द क्वेश्चंस कि आप इसके बारे में बताइए क्या है, ठीक है ना? तो यस, पर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट टू कोर्ट। देखिए कोई भी एविडेंस आप कोई चीज़ करना, विटनेस प्रोड्यूस करना चाहते हो आप, तो कोर्ट को आप प्रोसिक्यूशन लिस्ट सबमिट करोगे तो कुछ चीज़ें एडमिसिबल होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो उसमें अगर एडमिट, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है, 2 केसेस का मुझे एक्सपीरियंस है जहाँ पे कोर्ट ने मेरी इस तरह की रिकंस्ट्रक्शन को माना। एक अहमदाबाद में था, और एक ये तीसरे केस में भी हमने किया, उसमें वो जो बिल्किस बानो, जो आपने जब वहाँ से वहाँ जा करके वो जो पूरे उसको खोदा था, वो नहीं, हाँ। वो बिल्किस बानो ने इशरत जहाँ केस, ओके हाँ। तो इशरत जहाँ में भी रिकंस्ट्रक्शन किया, पूरा उसका बनाया था, लेकिन उसमें 3 आईपीएस थे। एक आईपीएस वाज रिप्रेजेंटिंग द अपोजिट पार्टी। बोले पहली दफ़ा ही देखा मैंने दुनिया में कि भाई अपोजिट एसआईटी बनी है और उसमें एक आईपीएस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे पार्टी को। तो वो फिर उसने डंगा लगा दिया था, तो उसमें वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया था, है ना, इसलिए कोर्ट तक नहीं गया वो। लेकिन हमने पूरी उसमें एक्सरसाइज करके दी थी। 2 ऑफ द मेंबर थे, दे वर कन्विंस्ड, बट 1 मेंबर कहा कि मैं इसको नहीं मानूंगा, इसलिए एविडेंस को इसको नहीं रखूंगा। तो पता नहीं उसका क्या हुआ कोर्ट में। मेरी तब की है जब सबमिशन तक की बात है कि हमने उसमें बड़ी मेहनत करके बनाया था, लेकिन दिस टाइम ऑफ सबमिशन वन ऑफ द ऑफिसर देयर सर नहीं, मैं नहीं मानता इसको। नहीं, बाद में उसमें जितने पुलिस ऑफिशियल्स पे जितने एलिगेशंस उसमें लगे थे फेक एनकाउंटर के, उसके बाद वो सारे बरी हो गए थे। सर एक चीज़ ये है कि कोई ऐसा केस है जिसमें आपको लगा कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, सब चीज़ें हो गई, और फिर उसके बाद अंत में मतलब वो एकदम मिस्ट्री ही है अभी तक भी आपके लिए? हाँ, सर्टेनली ऐसे केसेस हैं, फ्यू केसेस जो मेरे को समझ में नहीं आते कि भाई हुए कैसे, है ना, कि जिसमें बहुत जल्दी हम पहुंच गए, विद इन फ्यू आवर ऑफ द इंसिडेंट्स पहुंच गए, और हमने अपने भरसक कोशिश की, और कोई आंसर नहीं कर पाया। जिसमें क्लासिकल केस मेरे को जो याद आता है वो है एक ये बनिया लोग जो कहते हैं ना जिनको, वो फैमिली थी, रिच पीपल थे, काफ़ी रिच हैं, अभी भी हैं, दे आर मिलियनर्स। और उनका एक, इससे क्या होता, स्टोरी यूँ जाती है कि भाई ये 2 भाई हैं, 2 भाई की फैमिली रह रही है उस घर में। एक दादी है उनकी, वो नीचे सो रही है, और दादी 4 बजे करीब उठती है और उसको बाहर ठप की आवाज़ सुनाई आती है। तो उठती है एकदम, नीचे से चलाती है कि भाई अरे भी कुछ गिरा, ऊपर से छत से कुछ गिरा, छत से गिरा। तो सारी फैमिली नीचे आ जाती है। गद्दे गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे वो बच्चा पड़ा हुआ है, उसका बड़े वाला बच्चा पड़ा हुआ है। उसको लेके वो हॉस्पिटल आते हैं, तो मेरे को बुलाया जाता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में।
तो मैंने देख ब्रॉडराइट करके उसको घोषित किया। इतने में दूसरी खबर आ जाती है कि साहब दूसरा बच्चा जो है वो स्ट्रैंगल्ड मिला है, पीछे पीछे ही आधे घंटे के बाद हम उसको भी लेके आ जाते हैं। अब मेरी बड़ी इनकी छुट्टियाँ फंस गई, और उसका वायदा भी जो आईओ था वो अब पुलिस वाले रोज़ आते हैं तो कुछ लोग थोड़े आपके ज़्यादा अच्छे होता ही आदमी में जैसे, तो उनमें से था कि उसके लिए मेरी लाइकिंग थी थोड़ी सी, मतलब अच्छा बिहेव करता था। तो मैंने कहा यार तो ये बड़ा अजीब लग रहा है, पहले एक बड़ा भाई आया अब छोटा भाई आ गया और दोनों एक ही घर से। तो कहने लगा सर ऐसा है, मुझे तो आपको वहाँ, मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे साथ मौके पे अभी चलिए आप। मैं चलो, तो उसी समय अर्ली मॉर्निंग में ही चले गए थे। बात की सब ये बात उन्होंने बताई। अब उसमें दोनों सरकारों से बात ये बनती है कि एक तो गला घूंट के मर गया उसके कमरे में, जब लेडी इज ऑन द वे टू हॉस्पिटल, एक ऊपर छत से गिर रहा है। अब घर के अंदर गए हम लोग, देखा छत पर जाने की कोई जगह ही नहीं है, वहाँ ताला लगा हुआ है, छत का दरवाज़ा, मिट्टी जमी है छत पे, रेलिंग पे मिट्टी है जहाँ से फेंकने की संभावना हो, और पूरी स्टेयर केस के अंदर उस समय एक वो आया करते थे सेट, वो कौन सा मैन जो उठता था करता था इसमें टेलीविज़न पे उसके आया करते, ही मैन या ऐसे कुछ था, है ना। तो वो उसके वहाँ पे बड़ा वो आता था बना, तो पूरी जो स्टेयर केस है वो ब्लॉक्ड है, उसका उसमें किला विला सब वो चीज़ें होती थी, तो उससे पूरा ब्लॉक्ड है, यू कैन नॉट गो अपस्टेयर विदाउट डिस्टर्बिंग इट। और उसको डिस्टर्ब करने के बाद में एक नॉर्मल आदमी को 2 घंटे चाहिए उसको वापस सेट करने में, छोटे छोटे पीस हुआ करते थे। बहुत लोग हम परेशान हुए। छत पे भी कम से जहाँ फेंकेंगे वहाँ से तो मिट्टी, मतलब हम लोगों के पहले कदम नज़र आ रहे हैं छत के ऊपर, इतनी रेत जमी हुई थी। वो कारण पता है ये चला कि 3 महीने से उनका नेपाली नौकर था, वो छुट्टी पे था, तो कोई उसको साफ़ नहीं कर रहा था ऊपर नीचे, तो वो सारी मिट्टी जमी हुई थी 3 महीने से। हम लोगों की जगह पंजेंगे ने वहाँ पहले निशान आ रहे हैं, और कोई निशान नज़र नहीं आ रहा। तो फिर हुआ कि भाई अंदर से किसी ने मार के फेंका है, या फर्स्ट फ्लोर से कुछ जगह नहीं है फेंकने की, सेकंड फ्लोर के अलावा कोई चक्कर नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे उसका ब्रदर, बड़ा छोटा ब्रदर रहता था, नीचे बड़ा ब्रदर रहता था, और दादी सोती थी। इट वाज रियली, हम लोग उसको पागल हो गए देखते। कितनी बार हमने देखा, जो वो आया तो उसको अरेस्ट किया, तब भी मैं पर्सनली उनके साथ चला गया वहाँ पे देखने के लिए उसका रिएक्शन। तो फिर मैंने कहा यार इसका मतलब घर के अंदर ही कुछ हुआ है, तो लेडीज़ को पकड़ लिया, और कोई थे नहीं, और एक उसका छोटा भाई था, उनको पकड़ के उन्होंने जो कुछ कर सकते थे पुलिस ने किया, लेकिन कोई खबर उसमें से नहीं निकली। फिर फाइनली कई दिन तक रखा, फिर वो हाई कोर्ट गए कि साहब छोड़ो, हमें छोड़ो, हमारे बच्चे का पता नहीं चल रहा है क्लियर का। तो भाई इन लोगों को, पूरी फैमिली को अंदर डाल रखा, उनको तो निकलवाओ। तो 1-2 महीने बाद उनकी वहाँ से जमानत होकर बाहर आए। तो वो मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि आफ्टर ऑल ये हुआ कैसे, मतलब किसने किया, कैसे किया। तो वो ऐसे और कई कैसे निकल आएंगे जहाँ पे अचंभा ही रहा कि हुआ क्या, वी डोंट फाइंड एनी आंसर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि आपसे अगर बातें शुरू हो तो फिर ख़त्म ही ना हो, लेकिन फिर भी आपका भी वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।